हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन सीएफएस वाले चैप्टर को अभी तक आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा। और आज जो है हम लोग इसका थ्योरी पढ़ने वाले हैं। देखो, क्लास नंबर 18 तक जितना भी हमारा क्वेश्चंस प्रैक्टिकल जितना क्वेश्चंस बन सकता है यहाँ से वो हमने सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी, एक्सेप्ट इन डेज 28 का जो क्वेश्चंस आने वाला है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट 98% समझो हम लोगों ने सॉल्व कर ही लिया है ना। तो आज जो क्लास हमारा होने वाला है उसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं थ्योरी का। हम लोग इंड एएस 110 का थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ऐसे तो ये क्लास थ्योरेटिकल होने वाला है ऐसे बोलो तो ठीक है, बट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब अगर आपने अभी तक का क्लासेस ढंग से कर रखा है, पूरा तो प्रैक्टिस कर रखा है, तो अगर आपने नहीं करा है ना तो मैं बोलूंगा इस वीडियो को यहीं पे बंद करो। आपके पास अनलिमिटेड व्यूज है। कहीं पे दिक्कत आ रहा कॉन्सेप्ट में, पहले वो क्लासेस को आप देखो। नहीं कोई दिक्कत है, बस हमारा किया हुआ क्लास तो आप पहले प्रैक्टिस करो फिर आप इस क्लास को देखना, है ना। वरना फिर आपके ऊपर से सब निकलेगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करा है तो। ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो इंडेस 110 ये सबसे पहले मैं बताता क्या ये इंडेस 110 बताता है कि आपको कब और कैसे कंसोलिडेट करना है। मतलब ये बोलता है क्या, एक तो बताता है ये व्हेन एन एंटिटी शुड प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके साथ साथ ये बताता है कि हाउ, कैसे हमें ये बनाना है। तो कैसे हमें ये बनाना है ना, इसके ऊपर हमने बहुत सारा क्वेश्चंस कर लिया। कैसे बनाना है, क्या क्या एडजस्टमेंट्स हो सकता है, उन सब का कैसे अकाउंटिंग होगा, कैसे हम लोगों को प्रेजेंट करना चीजों को, ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके। क्लियर ना। अब हम लोग को यहां पर जानना है कि कब, when an entity should prepare consolidated financial statements। तो हम लोग जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर अगर ये एच लिमिटेड है और यहाँ पर एस लिमिटेड। एच लिमिटेड जो है यहाँ पर लेट 60% जो है यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। तो एच लिमिटेड को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इन्वेस्टर, और इसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टी, है ना। और लोग अभी तक क्या और बोलते आए हैं इन दोनों को हम लोग, तो इसको बोलते हैं हम लोग होल्डिंग कंपनी और इसको सब्सिडरी कंपनी। ठीक ना। तो यहाँ पर इंडेस 110 बोलता है कि अगर एक इन्वेस्टर इन्वेस्टी के ऊपर अगर उसका कंट्रोल है, मतलब अगर एक इन्वेस्टर कंट्रोल करता है इन्वेस्टी को, कंट्रोल करता है इन्वेस्टी को, तो उसको बनाना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंडेस 110 ये बोलता है कि अगर एक इन्वेस्टर कंट्रोल करता है इन्वेस्टी को तो उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको बनाना पड़ेगा। अब बात है सर, अभी तक तुम यही समझते आए थे कि मोर देन हाफ अगर हो गया, मतलब मोर देन 50% अगर हमारा यहाँ पर शेयर हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि ये कंट्रोल कर रहा है। बट आओ कंट्रोल का अब असली में मतलब समझते हैं। तो कंट्रोल का मतलब पता है क्या होता है। कंट्रोल का मतलब होता है कि इन्वेस्टर इन्वेस्टर should have investor should have power over इन्वेस्टी। जो इन्वेस्टर है ना उसका पावर होना चाहिए इन्वेस्टी के ऊपर। इन्वेस्टर शुड हैव पावर ओवर इन्वेस्टी। सर किस चीज का पावर। ओके, तो इन्वेस्टर शुड हैव पावर ओवर इन्वेस्टी टू एक्सपोजर ऑफ वेरिएबल रिटर्न्स। एंड इनके पास एबिलिटी होना चाहिए, एबिलिटी टू अफेक्ट दोज रिटर्न्स। तो पहले आओ समझते हैं इसका मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है। यहाँ पर इंडेक्स 110 बोलता है कि कब आप समझोगे कि कंट्रोल हासिल हो गया है इन्वेस्टर को। सर अभी तक तो ये मानते हम लोग आए हैं कि
मोर देन हाफ होने से कंट्रोल हो जाता है। हाँ, हम लोग अभी तक यही मानते हैं, ये मान के हमने सारा क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व किया है। क्लियर ना? बड़ी चीज समझो, अब यहाँ पर कंट्रोल का रियल डेफिनेशन समझ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कंट्रोल का मतलब बोला जा रहा है कि इन्वेस्टर का पावर होना चाहिए ओवर इन्वेस्टी, एंड ये बोलता है क्या है कि इनको इनके पास एक्सपोजर होना चाहिए वेरिएबल रिटर्न्स का। तो जब मैं बात करता हूँ वेरिएबल रिटर्न का मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, रिस्क इन्वॉल्व होना चाहिए, ये बात समझो आप। फिक्स रिटर्न नहीं, जैसे मान लो डिवेंचर में मैंने अगर इन्वेस्ट कर दिया तो फिक्स रिटर्न मुझे मिल रहा है ना, बात समझ में आ रहा है क्या? वो तो मुझे फिक्स रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पर रिस्क मुझे होना चाहिए, मतलब वेरिएबल रिटर्न्स हमें यहाँ पर मिलेगा, एंड हमारे पास वो एबिलिटी है कि हम लोग उन पावर्स को यूज करके इन रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर, जैसे मान लो आप यहाँ पर अगर मेरे पास पावर है कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ, ठीक है, मान लो मेरे पास पावर है कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ इनके इम्पोर्टेंट कामों का, है ना, इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज का डिसीजन मान लो मैं ले सकता हूँ, और उन एक्टिविटीज के डिसीजन जैसे मान लो कहाँ पर इन्हें और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्सपेंशन कैसे क्या करना चाहिए इनको, ये सब डिसीजन लेने का मान लो मेरे पास पावर है। और आपको ही पता है कि यहाँ पर वेरिएबल रिटर्न्स अफेक्ट हो जाएंगे इन पावर्स को अगर मैं यूज करता हूँ तो, है ना। बट एक काम करते आओ, इन तीनों पॉइंट को ना थोड़ा और तोड़ तोड़ कर समझते हैं। पहले समझते हैं हम लोग कि पावर ओवर इन्वेस्टी का क्या मतलब होता है ना। पहले समझते हैं हम लोग कि पावर ओवर इन्वेस्टी का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझाया गया कि इंडेस 110 दो बात करता है, इंडेस 110 दो बात करता है कि एक एंटिटी कब सीएफएस बनाएगा, और बनाएगा तो कैसे बनाएगा। कैसे बनाएगा वाला क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा कर चुके, कैसे बनाना है वो लोग देख चुके। अब हमें ये जानना है कि कब बनाएगा सीएफएस। तो इंडेस 110 ये कहता है कि अगर एक इन्वेस्टर कंट्रोल करता है इन्वेस्टी को तो उसको सीएफएस बनाना पड़ेगा, मतलब कंट्रोलिंग पावर तो होना चाहिए, है ना। तो कंट्रोल का मतलब हम लोग अभी तक यही समझ रहे थे कि मोर देन हाफ अगर हो गया तो कंट्रोल हो गया, बट अब समझेंगे कंट्रोल का रियल में मतलब यहाँ पर क्या, रियल में डेफिनेशन क्या है। तो कंट्रोल का मतलब बताया गया कि हमारे पास मतलब इन्वेस्टर के पास पावर होना चाहिए ओवर इन्वेस्टिंग, जिसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर हमें एक्सपोजर भी मिला है टू वेरिएबल रिटर्न्स, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस, और हमारे पास एबिलिटी है, हमारे पास एबिलिटी है हम उन पावर्स को यूज कर सके टू अफेक्ट दोज रिटर्न्स। क्लियर है क्या? नहीं सर क्लियर तो नहीं है सर, यहाँ तक सब कुछ क्लियर था कि कंट्रोल होगा तो वो क्या करेगा, सीएफएस बनाएगा, यहाँ तक सब कुछ क्लियर था। ये वाला पॉइंट जो है ना सर, ये तीनों पॉइंट उतना अच्छा से क्लियर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, अब हम लोग समझते हैं कि करके। तो पहला बात है यहाँ पर पावर ओवर इन्वेस्टिंग। तो पावर ओवर इन्वेस्टिंग में तब बोलते हैं जब आपके पास एग्जिस्टिंग राइट्स है, जब आपके पास एग्जिस्टिंग राइट्स है, जो राइट जो राइट आपको करेंट एबिलिटी देता है, जो राइट आपको करेंट एबिलिटी देता है टू डायरेक्ट रिलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टी। सर अभी तक तो ये क्लियर नहीं हुआ था हम लोगों से, और अब आप फिर से नया बम फोड़ दिए ये तीनों बताकर, अब इसका मतलब क्या। हाँ ना, एक एक कर समझते हैं ना, ये तीनों समझ गए अगर हम लोग तो ये समझ में आ जाएगा, और एक बार पावर ओवर इन्वेस्टी समझ में आया ना तो ये दोनों तो 5 मिनट का खेल है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। और समझो क्या बोलते हैं पावर ओवर इन्वेस्टी। देखो पावर ओवर इन्वेस्टी का मतलब यहाँ पर होता है क्या कि आपके पास एग्जिस्टिंग राइट्स है, क्या आपके पास एग्जिस्टिंग राइट्स है जो आपको करेंट एबिलिटी देता है, जो आपको करेंट एबिलिटी देता है टू टू डायरेक्ट रिलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टी। आपके पास एग्जिस्टिंग राइट्स है जो आपको करेंट एबिलिटी देता है टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टी।
अब पहले इन तीनों का मतलब समझना पड़ेगा, और इन तीनों का मतलब समझना अगर है, सबसे पहले हम लोग समझना पड़ेगा रिलेवेंट एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक ही करके और समझते हैं अब यहाँ पर। सर हर बार हम लोग यही कर रहे हैं, एक ही करके समझ रहे हैं। हाँ, ये करके ही समझना हम लोग को। देखो, रिलेवेंट एक्टिविटीज का मतलब होता है वो सारा एक्टिविटी जिससे मेरा रिटर्न्स डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है। और समझो मेरा मेन काम यही सब है भाई। जैसे मान लो मुझे पढ़ाना है ना, मुझे पढ़ाना और मेरा सीए फॉर्म चढ़ाना, ये दो मेरा मेन काम है, ठीक है। बट इसके अलावा और भी जगह से मैं पैसा कमाता हूँ, मान लो, ठीक है ना। बट मेरे लिए पढ़ाना और मेरा फॉर्म, ये मेरे लिए मेन काम है, ऑपरेटिंग मेरा, समझ लो आप, यही है। अब यहाँ पर मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, अगर इन सब का डिसीजन कोई और ले रहा है तो वो कंट्रोल कर रहा, समझ लो मेरे ऊपर एक तरह से। क्योंकि समझो अगर मैं बोलता हूँ रिलेवेंट एक्टिविटीज क्या है मेरे लिए, पढ़ाना ना, तो मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊं ये कोई और डिसाइड कर रहा है। समझो कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर गुड्स कहां से परचेज होगा, किस प्राइस पे सेल होगा, किस मार्केट में सेल होगा, हमारा टारगेटेड कस्टमर कौन है, ये सब कुछ डिसाइड कौन कर रहा है, कोई और। तो वो हमें कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, एग्जैक्ट सीबीएसई से कंट्रोल नहीं हो जाएगा, बट एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो इसका मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज है, जो हमारा ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज है, उन सब के बारे में डिसीजन लेना। गुड्स परचेज कहाँ से होगा, सेल कहाँ पे होगा, टारगेटेड कस्टमर हमारा कौन कौन है, सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड होगा, डेट और इक्विटी का स्ट्रक्चर हमारे कंपनी में क्या होगा, ये सब कुछ हमारे रिलेवेंट एक्टिविटीज में आता है। और ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है ना। ये मैंने आपको सेल परचेज और इन सब का एग्जांपल बताया, ऐसा रिलेवेंट एक्टिविटीज बहुत जगह, मैंने बहुत कुछ हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन, किस एंटिटी का आप बात कर रहे हो। जैसे अगर मेरा बात करो तो मेरे पास तो कोई परचेज सेल तो होता नहीं बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, वो जैसे मान लो आपको जो हैंड एंड नोट्स मिला है, ठीक है, फिर हमारा सीएफआर का क्यू एंड ए कंपाइलर आता है, वो सब कोई खरीद सकता है, वो कोई भी बच्चा खरीद सकता है ना। लेकिन जो हमारा रेगुलर बैच का मटेरियल है, जो हमारा फास्ट ट्रैक बैच का मटेरियल है, ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए ही तो अवेलेबल है ना। तो अब यहाँ पर परचेज सेल हमारा बहुत ज्यादा कोई बड़ा चीज नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग यहाँ सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, ये हमारा मेन काम है। लेकिन जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर परचेज सेल ऑफ गुड्स वो बहुत बड़ा चीज हो जाएगा हमारे लिए, सर्विस प्रोवाइडिंग बहुत बड़ा चीज है। तो हम सर्विस कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, इन सब का, इन सब एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रिलेवेंट एक्टिविटीज। तो रिलेवेंट एक्टिविटीज जो है ये हमारा यहाँ पर, हम लोग का रिलेवेंट जो एक्टिविटीज है, ये हो सकता है इन सब का डिसीजन कोई एक लोग ले रहा हो, है ना, या फिर एक से ज्यादा लोग भी ये डिसीजन ले सकता है। पहली बात समझना, हो सकता है, हो सकता है इन 11 एक्टिविटीज का डिसीजन कोई एक पार्टी ले रहा हो, वन सिंगल पार्टी, तो वो कंट्रोल मान लो करेगा अगर बाकी सब कुछ मिल गया तो, है ना। लेकिन मोर देन वन पार्टी भी हो सकता है। देखो मोर देन वन पार्टी होगा तो भी चलेगा, मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि जॉइंट कंट्रोल अगर हुआ तो आगे देखेंगे क्या बात होगा, ठीक है। लेकिन बात ध्यान रखना, मोर देन वन पार्टी भी चलेगा, लेकिन ध्यान रखना जॉइंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। सर अभी तो आप बोले जॉइंट कंट्रोल यहाँ पर हो सकता है, हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, जॉइंट कंट्रोल का केस भी हो सकता है, बट जॉइंट कंट्रोल हुआ तो फिर इंडेक्स 110 में बात नहीं करेंगे, इसके लिए जॉइंट वेंचर बात करेगा, फिर वहां देखा जाए क्या होगा। बात समझ में आपको आ रहा है क्या? फिर वापस समझते हैं देखो यहाँ पर, फिर क्या बोलते हैं। हो सकता है आपके रिलेवेंट एक्टिविटीज का डिसीजन कोई एक पार्टी ले रहा, सिंगल पार्टी कंट्रोल कर रहा, चलेगा। हो सकता है एक से ज्यादा पार्टी के पास ये कंट्रोल है, वो भी चलेगा। मतलब क्या, मोर देन वन पार्टी भी रहा तो मतलब शेयर्ड कंट्रोल भी चलेगा, बट ये ध्यान में रखना जॉइंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ये जॉइंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। सर इन दोनों का मतलब समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे, शेयर कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल, समझो ध्यान समझो आप। मैं बोलता हूँ मान लो यहाँ पर 5 पार्टी है, ठीक है, 20%, 20%,
सबके पास यहाँ पर 20-20% है। अगर मान लो मैं ये बोल दिया कि कल के दिन में कोई भी रिलेवेंट एक्टिविटीज का जो डिसीजन है ना, कोई भी रिलेवेंट एक्टिविटीज का डिसीजन जो है ना, वो सबको हाँ बोलना पड़ेगा तभी होगा। अगर एक भी लोग अगर मुकर गया बीच में, अगर ई चाहे डी कोई भी अगर, तो फिर खेला खत्म, तो फिर हो गया खेला खत्म। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनैनिमस, क्या बोलते थे इसको हम लोग, यूनैनिमस कंट्रोल, यूनानिमस कंसेंट, सॉरी, यूनानिमस कंसेंट। तो ये जॉइंट कंट्रोल के केस में होता है। अगर यहाँ पर 5 लोग हैं, पांचों का पांचों अगर हाँ बोले तो ही कोई काम होगा। या देखो ऐसा हो सकता है, पता है क्या, कि ई का है ना, ई का डिसीजन मायने रखता ही नहीं है, ई का डिसीजन मायने नहीं रखता। क्या करता है पता है, ये 4 लोग मिलके एक गुड बना लिया है, ये 4 लोग मिलके एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बना लिया है कि कल के दिन में जो भी डिसीजन होगा वो हम ही लोग लेंगे, और 80% हाँ बोलने से भी काम चल जाएगा, 80% हाँ बोलने से भी काम चल जाएगा। तो ये भी जॉइंट कंट्रोल का केस है। सर अभी तो आप बोले सबका सब हाँ बोलना चाहिए, हाँ सबका सब हाँ बोलना चाहिए, जब कोई एग्रीमेंट नहीं है ऐसा तो पांचों का पांचों हाँ बोलेगा। लेकिन अगर 4 लोग के बीच कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हो गया तो हम लोग इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं क्या हम लोग, पार्टीज, पार्टीज शेयरिंग कंट्रोल, पार्ट इज शेयरिंग कंट्रोल, कि इन चारों के बीच अपना एक एग्रीमेंट बना हुआ है, इन चारों के बीच अपना एक एग्रीमेंट बना हुआ है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बना हुआ है, कल के दिन में कोई भी डिसीजन होगा हम लोग 4 लोग मिलकर लेंगे। तो समझो आप देख रहे हो क्या, यहाँ पर ई के पास देख रहे हो आप 20% है, बट इसका कोई यहाँ पर इज्जत नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अब क्या होगा, ये चारों लोग हाँ बोलेंगे तो ही कोई काम होगा, मैंने फिर से ज्वाइंट कंट्रोल, यहाँ भी यूनानिमस हो गया, ऑल पार्टी शेयरिंग कंट्रोल शुड गिव देयर कंसेंट, ये भी ज्वाइंट कंट्रोल का केस हो गया। लेकिन समझो मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है इन चारों के बीच, ठीक है, और 80% ही हम लोगों को कंसेंट चाहिए होता है कोई भी रिलेवेंट एक्टिविटीज के डिसीजन के लिए, तो फिर क्या हो जाएगा पता है, तो हम लोग बोलेंगे अब ये शेयर्ड कंट्रोल है, एक पार्टी से ज्यादा तो लगेगा, क्योंकि एक पार्टी 20% किसी के पास है, वो तो कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो तो कंट्रोल नहीं कर सकता है। हाँ बट अगर हम लोग यहाँ पर ये बोल रहे कि 80% चाहिए, तो मोर देन वन पार्टी चाहिए होगा, और ये शेयर्ड कंट्रोल है, शेयर्ड कंट्रोल चलेगा, ज्वाइंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब क्या होगा, आइदर ऑल पार्टी शुड गिव देयर कंसेंट, और वन हो सकता है क्या ना, वहां पर 3 और 4 ऑफ देम हैड मेड अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट एंड ऑल ऑफ देम शुड गिव देयर कंसेंट। ऐसा करो, इसे मान लो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हो गया इन 4 लोग के बीच, और ये चारों हाँ बोलो तभी कोई काम होगा, ये होगा ज्वाइंट कंट्रोल। सर हाँ बोलो बोलो, सर सब कुछ उड़ गया, सब कुछ उड़ गया सर, वापस समझ से, वापस समझ से, देखो वापस से आओ। देखो मैंने यहाँ बात किया रिलेवेंट एक्टिविटीज के बारे में, रिलेवेंट एक्टिविटीज के बारे में हमने बात किया। रिलेवेंट एक्टिविटीज का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो एक्टिविटीज डायरेक्टली मेरे रिटर्न्स को अफेक्ट करेगा, मेरे ऑपरेटिंग काम को ऊपर नीचे कर सकता है, उन सबको हम लोग बोलते हैं रिलेवेंट एक्टिविटीज, मतलब हमारे ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल डिसीजंस को चेंज कर सकता है, इन सबको बोलते हैं रिलेवेंट एक्टिविटीज, है ना। तो रिलेवेंट एक्टिविटीज के बारे में जो डिसीजन ले सकता है, जिसके पास ये पावर है, हम लोग बोलते हैं फिलहाल उसी के पास कंट्रोल है। हाँ हमारे माइंड में चल रहा है कि अब बाकी भी जो चीज था ना ये सब, क्योंकि देखो अगर हो गया तो फिर ये काम हो जाएगा ना, बाकी भी सब चीज तो है ना, बट हम लोग अभी ये समझ रहे हैं कि बाकी सब कुछ यहाँ पर बाकी सब क्राइटेरिया मेट हो रहा है। हम लोग अभी ये बोल रहे हैं कि जो रिलेवेंट एक्टिविटीज के बारे में डिसीजन ले रहा है वही क्या माना जाएगा अभी यहाँ पर कि कंट्रोलिंग पार्टी है। तो अगर ये वन पार्टी हुआ, वन सिंगल पार्टी अगर है जो रिलेवेंट एक्टिविटीज के बारे में डिसीजन ले रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि वो कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है कहीं कहीं पर मोर देन वन पार्टी का जरूरत हो, है ना, तो मोर देन वन पार्टी वाले केस में शेयर्ड कंट्रोल हो सकता है, और यहाँ पर जॉइंट कंट्रोल हो सकता है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि जॉइंट कंट्रोल का केस यहाँ पर डिस्कस नहीं होगा, ये इंड एस 110 में फॉल नहीं करेगा, है ना।
हम लोग क्या बात करें यहाँ पर, शेयर्ड कंट्रोल हो सकता है, चलेगा। मतलब एक से ज्यादा पार्टी, समझो सबके पास ऐसे ऐसे परसेंटेज है, 30, 20, 25 और 15, है ना। सॉरी कितना हुआ, 30, 20, 50 और 25 लास्ट में। अब बोलता है क्या कि कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है तो आपको यहाँ पर 75% का हाँ चाहिए होगा, कंसेंट चाहिए होगा। तो अब देखो कोई सिंगल पार्टी कंट्रोल तो नहीं कर सकता है, हाँ बट एक कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या कि ये तीनों मिलकर डिसीजन ले सकता है, या फिर यहाँ पर समझो जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। तो देखो आप ध्यान से अगर, तो ए, बी और सी मिलकर डिसीजन ले सकता है, ए, बी और डी मिलकर डिसीजन ले सकता है, या फिर ए, सी और डी मिलकर डिसीजन ले सकता है ना। और अगर मैं बोल दिया कि देखो 70% से भी चल जाएगा काम, 70% होगा हाँ तभी काम चलेगा, तो फिर बी, सी और डी भी मिलकर डिसीजन ले सकता है। मतलब बहुत सारा यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पर। अगर ऐसा है तो मतलब सबका हाँ बोलना जरूरी तो है ही नहीं, तो सबका हाँ बोलना जरूरी अगर नहीं है, ठीक है, ऐसा अगर केस यहाँ दिख रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जॉइंट कंट्रोल नहीं है। हाँ कल के दिन में ऐसा हो गया कि 70% यहाँ चाहिए, बट क्या हुआ पता है, ये तीनों मिलकर एक गुट बना लिया, ये तीनों मिलकर गुट बना लिया। कल के दिन में जो भी डिसीजन होगा हम लोग मिलकर लेंगे, इन तीनों के बीच एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बन गया। अब अगर ऐसा ये हो गया तो हम लोग क्या मानेंगे कि हाँ यहाँ पर अब जॉइंट कंट्रोल हो रहा है। बोलो अब क्लियर हुआ क्या। एक काम करते हैं क्या, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, आओ ना, इसके ऊपर क्वेश्चन करेगा। और देखो क्वेश्चन नंबर 93 देखो, बोलता है 5 parties each own 20% of entity Z and each one has one seat on entity Z's board of directors। तो आप बताओ डिसीजन कौन लेगा, बीओडी लेगा, और सबके पास एक एक सीट है, मतलब 5 लोग के पास 5 सीट यहाँ पर समझ लो है बीओडी में, है ना। All strategic operating and financing decision, that is decisions in respect of the activities that significantly affect the returns of entities, इसका मतलब relevant activities का बात कर रहा है। Requires the consent of any four, देखो सबका सब कंसेंट नहीं चाहिए हम लोग को, अगर सबका कंसेंट चाहिए होता फिर जॉइंट कंट्रोल हो गया, कोई भी 4 लोग मिलकर कर सकता है। तब देखो कोई भी 4 लोग मिलकर कर सकता है, मतलब मान लो अगर ए, बी, सी, डी और ई है 20% ईच, तो यहाँ पर बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है ना, ए बी सी डी, बी सी डी ई, ए सी डी ई, ए बी डी ई, बहुत सारा बन सकता है कॉम्बिनेशन, बी सी डी ई, ऐसे करके बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन यहाँ पर पावर रखता है ओवर इन्वेस्टी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी अकेला पार्टी पावर नहीं रखता ओवर इन्वेस्टी, यहाँ पर शेयर्ड पावर है, यहाँ पर शेयर्ड पावर है, बट ये जॉइंट कंट्रोल केस नहीं है। The 5 parties do not jointly control entity Z because हम लोग को unanimous consent नहीं चाहिए, is not required for the decision to the activities of entity Z that significantly affects the returns. Nevertheless, it is clear that the power to direct the activities of entity Z is shared and no single party control entity Z। यहाँ पर shared है, हाँ यहाँ पर कोई single party control तो इनको नहीं कर रहा है ना। चलो वापस समझते हम लोग एक बार, तो क्या बात हम लोग की अभी तक, देखो हम लोग ये बोले कि हम लोग को सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि कंट्रोल के लिए पावर ओवर इन्वेस्टी है कि नहीं इन्वेस्टर के पास। तो पावर ओवर इन्वेस्टी का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग ये समझे हैं बस कि रिलेवेंट एक्टिविटीज का डिसीजन कौन ले सकता है। रिलेवेंट एक्टिविटीज वो सारा एक्टिविटी है जो हमारे रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है, जो हमारे रिटर्न्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, वो सब हमारे रिलेवेंट एक्टिविटीज के अंदर आता है। जैसे परचेज सेल का डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, टारगेटेड हमारा कस्टमर्स का डिसीजन, ये सब कोई डिसीजन हमारे रिलेवेंट एक्टिविटीज के अंदर आ सकता है। अब रिलेवेंट एक्टिविटीज के बारे में डिसीजन हो सकता है कोई एक सिंगल पार्टी ले रहा है, अगर देखो कोई सिंगल पार्टी अगर ले रहा है तब तुम लोग बोलेंगे कि वही कंट्रोल कर रहा है, उसी के पास पावर ओवर इन्वेस्टी है। बट अगर ऐसा हुआ कि मोर देन वन पार्टी चाहिए तो फिर ऐसे में शेयर्ड कंट्रोल, शेयर्ड पावर हो सकता है, बट जॉइंट कंट्रोल का केस नहीं होना चाहिए। जॉइंट कंट्रोल का मतलब आइदर सबका सब हाँ बोलेगा तो ही काम चलेगा, या फिर अगर हमारे 4 लोग के बोलने से हाँ हो जाएगा काम, लेकिन वो 4 लोग अपना गुड बना चुका है, अपना एग्रीमेंट कर चुका है, तो फिर ये भी जॉइंट कंट्रोल केस हो गया कि वही लोग हर बार हाँ बोलेगा, है ना। तो इसका मतलब हम लोग मतलब उन 4 लोग के बीच यूनानिमस हो गया ना कंसेंट, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर रिलेवेंट एक्टिविटी डिसीजन वो ले रहा है, वो लोग मिलकर जॉइंट कंट्रोल हो गया है। अब यहाँ पर ये बोलता है कि देखो हो सकता है ना, हो सकता है एक से ज्यादा रिलेवेंट एक्टिविटीज का डिसीजन तो यहाँ पर लेना है। जैसे मान लो डिसीजन यहाँ पर लेना है और एक पार्टी नहीं है, ठीक है, एक पार्टी नहीं, ध्यान देना यहाँ पर 2 ही पार्टी है सिर्फ। कितना पार्टी है, सिर्फ 2 ही पार्टी है, और
दो एक्टिविटीज मान लो डिसाइड हो रहा है यहाँ पर, और यूनिलैटरली पावर दोनों के पास है उन अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का। सर समझे नहीं सर, क्या आप बोले समझे नहीं, अच्छा ठीक है वापस समझ आता हूँ। देख एग्जाम्पल लेते देख, मान लो अब मैं जो हूँ ना, मैं पढ़ाने में हूँ, मुझे पसंद है पढ़ाना, मैं बुक्स बनाने में इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं नोट्स बनाने में इंटरेस्ट रखता हूँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, यूट्यूब पे मान लो वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, रिवीजन हो गया, मैराथन हो गया, सब कुछ मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। बट एक बात समझो, हम लोग सब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, है ना। हम लोग भी क्या चाहते हैं, क्लासेस सेल हो, सब कोई चाहता है अपना, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेवा भाव से, यहाँ पर देखो मैं लिटरल बात कर रहा हूँ, नॉर्मल सा बात है, अगर मुझे सिर्फ पढ़ाने से मतलब सिर्फ होता है कि नहीं मुझे बस पढ़ाना, हाँ पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, मेरा पैशन है, वरना मैं सीए था, मुझे पास बहुत सारा काम था करने को, अभी भी करता हूँ अलग अलग काम, आता है पैसा वहां से भी, लेकिन पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरा मैंने समझ लो मेरा मेन पैशन वही है मेरा अब, है ना। बट सबको फाइनेंशियल नीड है अपना अपना भाई, सबको अपना अपना फाइनेंशियल नीड है, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं किसी मठ में जाकर पढ़ा रहा होता वहां पर, जैसे हमारे यहाँ बेलूर मठ है, वहां जाके पढ़ा रहा होता, ज्ञान बांट रहा होता लोगों को, अध्यात्म ज्ञान बांटता, पढ़ाना ही है ना। लेकिन नहीं, है पैसा भी चाहिए, सबको चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होता है, मैं मान लो टीचिंग में पूरा लगा हुआ हूँ, ठीक है, बट समझो मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, अगर मैं स्टूडेंट से अगर रीच ही नहीं कर पाया अगर, तो इन सब का कोई मतलब नहीं होगा, उनमें से कोई काम नहीं होगा, ना उन लोग का भला हो सकेगा ना मेरा भला हो सकेगा, है ना। अगर मान लो कुछ ऐसे लेक्चर्स, कुछ ऐसे मान लो मतलब रिवीजन और मैथन लेक्चर्स जो बच्चों को बहुत ज़्यादा जरूरत था, चलो मैं फ्री में प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है, वो सब चीज़ तो वो सब आप देखना हमारे चैनल पे ऑलरेडी फ्री में दिया हुआ है, तो उन सब स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर मिल रहा है फ्री में ही चीज़, तो मैं उन तक पहुँच ही अगर नहीं पाया तो फिर क्या फ़ायदा इतना मेहनत करने का। तो मैं पता क्या करता हूँ, मैं एक बनाता हूँ मान लो कंपनी, मैं कंपनी बनाता हूँ एएलसी लिमिटेड, और इसमें रिलेवेंट एक्टिविटीज दो डिसाइड हुआ, इसमें दो रिलेवेंट एक्टिविटीज डिसाइड हो रहा है। एक डिसाइड हो रहा है यहाँ पर टीचिंग वाला पोर्शन, कि टीचिंग करना, उसके साथ जो काम होता है जैसे बुक्स बनाना, नोट्स बनाना, मतलब पढ़ाने वाला काम पूरा एक जगह साइड हो गया, ठीक है। और अब दूसरा जो काम है इन सब का मार्केटिंग करना, तो दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर आप टीचिंग अच्छे से नहीं करोगे तो मार्केटिंग करे कोई फायदा नहीं है। मार्केटिंग से एक बार बच्चा आ सकता, आप किसी को एक बार बेवकूफ बना सकते हो, बट आप में खुद में अगर स्किल नहीं है, आप अच्छा नहीं पढ़ा पाते हो, नॉलेज आपके पास नहीं, आप शेयर नहीं कर सकते हो नॉलेज अच्छे से, तो फिर कोई फायदा नहीं बनता इन सब चीजों का, सब बर्बाद है, कितना मार्केटिंग कर लो आप। और अगर आप बहुत अच्छे टीचिंग करते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप बहुत अच्छा बुक्स और नोट्स बनाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बच्चों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो तो भी कोई फायदा नहीं है। मतलब दोनों ही एक्टिविटी रिलेवेंट एक्टिविटी में आ रहा है, आप समझो यहाँ पर इस एंटिटी में दो एक्टिविटी और रिलेवेंट एक्टिविटी है, मतलब दोनों ही तो मेन काम हो जा रहा है ना। अब ऐसे में दो लोग के पास, मान लो मैं हूं यहाँ पर एल, और मान लो मेरा कोई फ्रेंड है, मान लो मेरा कोई फ्रेंड है, मान लो रोहित, ठीक है, जो इन सब चीजों को मैनेज करता है, मार्केटिंग सब चीजों को देखता है। अब देखो रोहित कभी मुझे समझाया नहीं आता है कि मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए, मुझे कैसे बुक बनाना चाहिए, वो कुछ नहीं बोलता है, वो मेरे काम में मुझे छोड़ चुका है एकदम, कि भाई तुम अपना सेक्शन अच्छे से पूरा देखो, है ना, तुम्हारे पास यूनिलैटरल पावर है, कोई उस डिसीजन में हाथ नहीं देगा। बात समझ में आ रहा, मतलब क्या, टीचिंग में क्या इंप्रोवाइज करना है, बुक्स में क्या एडिशनल चीज डालना है, इसके लिए डिसीजन बस मैं लूंगा, रोहित कभी इंटरफेयर नहीं करेगा इन सब चीजों में, रोहित कभी इंटरफेयर नहीं करेगा। और रोहित कैसे मार्केटिंग कर रहा है इसमें भी मैं कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा। बात समझ में आ रहा क्या, बात समझ में आ रहा क्या, मतलब समझो, मुझे कभी वो ये समझाया नहीं आएगा कि भाई तुम्हें कैसे पढ़ाना चाहिए, भाई तुम्हें कैसे बुक्स बनाना चाहिए, उसमें मेरा एक्सपर्टीज है, मैं उसमें काम करूंगा, बात खत्म, वो मुझे अच्छे से आता है, मैं कर लूंगा। मार्केटिंग वाले मुझे नॉलेज नहीं है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करने जाऊंगा, तुम्हें ना और ऐसे करना चाहिए, बोलता भाई अपना देखो ना, मैं देख लूंगा इसको। अब दोनों ही, आप समझो दो ही रिलेवेंट एक्टिविटी, दोनों के लिए यूनिलैटरल पावर है। सर अभी तक क्या हो रहा था, देखो अभी तक ऐसा हो रहा था कि कुछ भी डिसीजन लेना होगा चारों चारों को मिलना पड़ेगा, चार लोग को मिलना पड़ेगा ना, मान लो ए बी सी डी ई था, पांच लोग था, 20-20 करके, तो कुछ भी डिसीजन होगा चार को तो सामने आना ही पड़ेगा ना। बट यहाँ पर क्या है,
दो ही रिलेवेंट एक्टिविटी है और दो लोग के पास यूनिलैटरल पावर है, दो लोग के पास यूनिलैटरल पावर है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है कि यूनिलैटरल पावर है दो लोग के पास, अब क्या करना पड़ेगा? अब हमारे हाथ में ये चीज नहीं है। मान लो आपको बुलाया गया, आपको बुलाया गया ये बताने के लिए कि भाई आप इस एंटिटी को देखो, इनके डिजाइन को समझो, इनके काम को समझो और आप बताओ पावर ओवर इन्वेस्टी किसके पास है, रिलेवेंट एक्टिविटी का डिसीजन कौन ले रहा है। तो भैया ऐसे केस में, ऐसे केस में दो रिलेवेंट एक्टिविटीज है और दोनों का पावर यूनिलैटरली शेयर्ड है दो लोग के पास। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दोनों के ऊपर मतलब एल और रोहित, इनके ऊपर हमें छोड़ना पड़ेगा कि आप दोनों ही मिलकर डिसाइड करो, आप दोनों ही मिलकर डिसाइड करो कि मोस्ट सिग्निफिकेंटली कौन अफेक्ट कर रहा है एंटिटी के रिटर्न्स को, मतलब ज्यादा रिलेवेंट एक्टिविटीज कौन सा है। जैसे कोई कोई होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये चीज की ये बेस्ट है, अब कोई लोग बोलता है ये सबसे बेस्ट है, समझ लो क्या बोलता है ना, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट कुछ नहीं होता है ना, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा वही होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि ये चीज बेस्ट है, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा होता है, बट कुछ लोग आता है देखना बोलना, मैं भी बोलता था बोले सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट मतलब, और बेस्ट में भी सबसे बेस्ट, ऐसा वाला हाल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बट बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा होता है। अब देखो ये दोनों ही बेस्ट एक्टिविटीज है ना, समझो एक हिसाब समझो दोनों ही बेस्ट एक्टिविटीज हैं, सबसे बेस्ट कौन सा है ये जानना पड़ेगा। मतलब क्या, कौन मोस्ट सिग्निफिकेंटली इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है। तो ये अब इन लोग के नहीं सर हम बताएंगे ना हमारे हिसाब से, भाई हमारे हिसाब से बताना ही नहीं है, इन लोगों पर छोड़ो, इन लोग डिसाइड करेगा। क्यों दो लोग में झगड़ा लगवाना है? समझो तुम गया है यहाँ पर एडवाइजर बन के, दो लोग में झगड़ा लगाने गया है, तुम बोलेगा मान लो एएल को कि भाई तुम जो है ना बहुत अच्छा पढ़ा रहा, तू इसी वजह से हो रहा है, या तुम बोले रोहित को अरे इसे पढ़ाने से क्या हो जाएगा, तुम मार्केटिंग नहीं करेगा तो क्या होगा। तो इन दोनों को डिसाइड करने दो, अपने और लड़ने दो, तुम मत लड़वाओ। अपने बोलेगा तो फिर हम लोग बताएंगे ठीक है, कि हम लोग ये बता सकते हैं क्या कि जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहा है इंटरेस्ट को, वही हमारा मेन रिलेवेंट एक्टिविटी माना जाएगा, और माना जाएगा उसी के पास पावर है ओवर इन्वेस्टिंग। और एक काम करते हैं हम लोग, इसके ऊपर भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको पढ़ते हैं हम लोग। इसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोलता है यहाँ पर, बोलता है ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड हैव फॉर्म्ड अ न्यू एंटिटी ए बी लिमिटेड for constructing and selling a scheme of residential units consisting of 100 units। ठीक है, तो ए और बी मिलके एक नया एंटिटी बनाया ए बी लिमिटेड, ये कंस्ट्रक्ट करेगा एंड सेल करेगा ये लोग रेसिडेंशियल यूनिट, मान लो फ्लैट्स बना बना कर बेचना है इन लोग को, और इन लोग का प्लान है यहाँ पर 100 फ्लैट्स यहाँ मान लो बनाएगा ये लोग। कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेसिडेंशियल यूनिट विल बी डन बाय ए लिमिटेड। अच्छा, तो जो ए लिमिटेड है ना वही सारा का सारा कंस्ट्रक्शन करेगा, बी का उसमें कोई हाथ नहीं है। एंड इट विल टेक ऑल नेसेसरी डिसीजन रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मतलब क्या कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, क्या मटेरियल्स यूज करना है, कितने टाइम में खत्म, ये सब में कोई हाथ नहीं है बी का, पूरा डिसीजन कौन लेगा, ए लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। B Limited will do the marketing and selling related activities for the units, and it will take all the necessary decision related to the marketing and selling based on above who has the power over AB Limited। अब बात समझ में आ रहा क्या आपको? अब ये क्या बोल रहा है कि देखो हमारे पास जो यहाँ जो फ्लैट्स है ना, ये बनाने तक का जिम्मेदारी किसका है, ए का। उसमें बी कुछ नहीं बोलेगा, कुछ एक शब्द नहीं बोलेगा वो, लेकिन जैसे ही बन गया बेचने का जिम्मेदारी ए के पास कुछ है ही नहीं, बेचने का जिम्मेदारी, मार्केटिंग का जिम्मेदारी, ये पूरा का पूरा बी लिमिटेड के ऊपर है। अब बी लिमिटेड समझे उसको कैसे बेचेगा, इसमें ए कोई हस्तक्षेप अपना नहीं करने जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ किसके पास पावर है ओवर ए बी लिमिटेड। हम लोग क्या बोलेंगे कि ये यूनिलैटरली शेयर्ड है ना, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी का है पावर, यूनिलैटरली पावर इन लोगों के पास है, तो इन लोग ही डिसाइड करेगा कौन सा एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से हम लोग बता देंगे कि हाँ उसके बाद अगर लगता है इन लोगों को बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर ए के पास पावर है, लगता है इनके पास मतलब सेलिंग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो बी के पास पावर है ना। देखो यहाँ पर होता है क्या, इन दिस केस बोथ द इन्वेस्टर्स ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड हैव द राइट टू यूनिलैटरली डायरेक्ट डिफरेंट रिलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ ए बी लिमिटेड। ये वर्ड बहुत जरूरी है, यूनिलैटरली।
क्यों? अकेला अकेला पावर है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, ये नहीं कि एक एक्टिविटी का पावर मतलब डिसीजन मैं ले रहा हूँ उसमें कोई आके अपना इंटरफेरेंस कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। Here, investors shall determine which activities can most significantly affect the returns of the investee, and the investor having the ability to direct those activities would be considered to have power over the investee. Clear हुआ क्या ये चीज? Hence, if the investors conclude that construction-related activities would most significantly affect the returns of AB Limited, then A Limited would be said to have the power over AB Limited. Clear है ना? और लगता है नहीं सर. On the other hand, if it is concluded that marketing and selling related activities would most significantly affect returns of the entity, then B Limited would be said to have power over AB Limited. क्लियर है क्या? और पहले यहां तक हम लोग अब नोट्स भी एक बार पढ़ लेते हैं ना, जहां तक हम लोगों ने पढ़ा एक बार नोट्स पढ़ लेते हैं पहले, बट उसके पहले एक बार खुद से रिवीजन करेंगे फिर नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है? चलो बताओ मुझे। सबसे पहले तो क्या बोला गया कि इंड एस 110 बोलता है कि एक एंटिटी को कब और कैसे, एक एंटिटी को कब और कैसे सीएफएस बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, कब बनाना चाहिए उसके बारे में बात हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर। तो कब बोलता है बनाने को, ये तब बोलता है जब एक इन्वेस्टर का कंट्रोल होता है ओवर इन्वेस्टी, जब एक इन्वेस्टर का कंट्रोल होता है ओवर इन्वेस्टी। कंट्रोल कैसे मानेंगे सर हम लोग यहाँ पर? देखो कंट्रोल हम लोग यहाँ पर तब मानते हैं जब हमारे पास पावर ओवर इन्वेस्टी है, जिससे हम लोग को एक्सपोजर मिल रहा है वेरिएबल रिटर्न्स का, और साथ ही साथ हमारे पास एबिलिटी है कि हम उन पावर्स का यूज कर सकते हैं और उन पावर्स का यूज करके हम लोग इनके रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकते हैं। ओके सर ठीक है। अब ये पावर ओवर इन्वेस्टी क्या है? तो पावर ओवर इन्वेस्टी का मतलब समझे हम लोग कि एग्जिस्टिंग राइट्स है हमारे पास जो हमें करेंट एबिलिटी देता है कि हम लोग डायरेक्ट कर पाए इनके रिलेवेंट एक्टिविटीज को। अब फिर इन तीन चीज को समझना है, जिसमें से हम लोग बस अभी समझे हैं रिलेवेंट एक्टिविटीज। रिलेवेंट एक्टिविटीज के बारे में क्या बोला गया कि रिलेवेंट एक्टिविटीज मतलब वो सारा एक्टिविटीज जो आपका ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड है, और साथ ही साथ ये आपके रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है। अब हमने कहा यहां पर कि ये जो पावर इनके पास जो होना चाहिए ये हो सकता है किसी एक पार्टी के पास ही हो। अगर एक पार्टी के पास अगर ये पावर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर एक पार्टी के पास पावर है तो उसको हम लोग बोलेंगे यहां पर कि ये सिंगल पार्टी कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है रिलेवेंट एक्टिविटीज के डिसीजन के लिए कोई एक पार्टी का हाँ बोलना ये काफी नहीं रहेगा, मैंने एक पार्टी का कंसेंट काफी नहीं रहेगा। सबके पास 20-20% है, पॉसिबल है ही नहीं, 70% चाहिए हाँ, तो कोई तो चार पार्टी सामने आना पड़ेगा ना, तभी हम लोग हाँ बोल सकते हैं। अगर देखो एक से ज्यादा पार्टी के पास है तो वो शेयर्ड कंट्रोल हम लोग मान सकते हैं, लेकिन अगर यूनानिमस कंसेंट अगर चाहिए, यूनानिमस कंसेंट अगर चाहिए तो हम लोग बोलेंगे सो ये ज्वाइंट कंट्रोल केस है, यहाँ पर डिस्कस वो नहीं होने वाला है। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। देखो यूनानिमस दो तरह से हो सकता है, कोई एग्रीमेंट नहीं है पांचों को हाँ बोलना पड़ेगा यूनानिमस ज्वाइंट कंट्रोल। सर कोई चार के काम से हो जाएगा, कोई चार हाँ बोले तो हो जाएगा, लेकिन इनके बीच कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बन चुका है कि यही चार लोग हाँ बोलेंगे, फिर से उन चारों का यूनानिमस हो गया ना, फिर तो मतलब पार्टी शेयरिंग कंट्रोल शुड गिव देयर यूनानिमस कंसेंट, तो फिर तो वही बात हो गया ना। तो पार्टी शेयरिंग कंट्रोल तो ABCD का अपना गुड बन चुका है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट उन लोग के बीच हो चुका है, तो ये भी हमारा ज्वाइंट कंट्रोल का केस है। क्लियर है क्या? फिर हम लोग समझे कि हो सकता है यहाँ पर यूनिलैटरली डिफरेंट रिलेवेंट एक्टिविटीज है और उन दोनों के लिए दो डिफरेंट पार्टीज के पास पावर है। अगर ऐसा केस हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इन लोगों को डिसाइड करने दो कि कौन सा रिलेवेंट एक्टिविटी जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेगा रिटर्न्स ऑफ द एंटिटी। अगर ऐसा है जो भी एक्टिविटी डिसाइड होगा कि हाँ ये हमारा सबसे बेस्ट वाला पोर्सन है, होता ना सबसे बेस्ट वैसा वाला पोर्सन अगर है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे यही हमारा रिलेवेंट एक्टिविटी मेन माना जाएगा, और इसका पावर जिसके पास है कि ये उसको डायरेक्ट कर सकता है, उन एक्टिविटीज को डायरेक्ट कर सकता है, तो उसी के पास हम लोग मानेंगे पावर ओवर इन्वेस्टी है। क्लियर ना? चलो हम लोग यहाँ तक के नोट्स एक बार हम लोग पढ़ते हैं। तो नोट्स का पेज नंबर 83 में आप एक बार आ जाओ। तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं इंड AS 110 प्रोवाइड्स प्रिंसिपल्स ऑफ व्हेन एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड हाउ टू प्रिपेयर द सेम। हाउ वाला समझ चुके हम लोग, आते हैं विन पे। तो देखो इंड एस 110 क्या बोलता है और आपको प्रोवाइड्स द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ CFS। ये सब प्रिंसिपल बताया हम लोग को। अ पेरेंट दैट कंट्रोल्स वन और मोर सब्सिडियरी शुड प्रिपेयर CFS, हम लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी।
हाउ टू इवेल्युएट कंट्रोल ओवर इन्वेस्टी, ये हम लोग अभी समझने वाले हैं यहाँ पर। अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट क्या होगा ये हमें ऑलरेडी पता है, और इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होता है ये सब हम लोग आज अभी यहाँ पर समझने वाले हैं। उनको क्या एग्जाम्पल है ये भी हम लोग समझने वाले हैं, है ना। अब आप बात करते हैं कंट्रोल का। इंडेक्स 110 रिक्वायर्स दैट अ पेरेंट शुड प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पेरेंट कब बोलेंगे किसी को हम लोग? पेरेंट हम लोग तब बोलेंगे जब एक इन्वेस्टर हु हैज कंट्रोल ओवर इन्वेस्टी, उसका कंट्रोल हो ओवर इन्वेस्टी। However, the investor needs to determine whether it controls the investee, and if yes, then investor will be treated as parent, and investor क्या बोलेंगे उसको हम लोग यहाँ पर subsidiary। अगर समझ में आए कंट्रोल यहाँ पर करता है, कैसे माने ये कंट्रोल करता है, तो बोलता है कि an investor can control investee only if it has all of the following elements। इसके पास पावर है ओवर इन्वेस्टी, एक्सपोजर या फिर राइट्स है टू वेरिएबल रिटर्न्स, फिक्स रिटर्न, वेरिएबल रिटर्न्स, और इनके पास एबिलिटी है टू यूज पावर टू अफेक्ट दोज रिटर्न्स, है ना। तो अगर है तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि इसके पास कंट्रोल है। अब समझते हैं हम लोग कि पावर ओवर इन्वेस्टी क्या होता है। तो पावर ओवर इन्वेस्टी के बारे में बताया गया, एन इन्वेस्टर गेट्स द पावर ओवर इन्वेस्टी इफ इट हैज एग्जिस्टिंग राइट्स, अगर इनके पास एग्जिस्टिंग राइट्स है, दैट गिव्स जो इन्हें क्या प्रोवाइड कराता है, करंट एबिलिटी to direct relevant activities of the investee, relevant activities of the investee। अगर relevant activities of the investee का डिसीजन लेने का पावर हमारे पास है तो हम बोलेंगे पावर ओवर इन्वेस्टी यहाँ पर हो रहा है ना। तो relevant activities का मतलब यहाँ पर अब क्या हो समझते हैं पहले हम लोग। इट मीन्स दोज एक्टिविटीज which significantly affect investees returns। There may be a range of operating and financial activities which classifies as relevant activities। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ये सब एग्जाम्पल है, बहुत सारा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सेलिंग एक्वायरिंग और डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स, डिटरमाइनिंग अ फंडिंग स्ट्रक्चर, डेट इक्विटी स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, और ऑब्टेनिंग फंड्स, मैनेजिंग फाइनेंशियल एसेट ड्यूरिंग द लाइफ इंक्लूडिंग अपॉन डिफॉल्ट एक्सेट्रा। ऐसा बहुत सारा डिसीजंस यहाँ पर हो सकता है। देन दैट द पावर टू डायरेक्ट रिलेवेंट एक्टिविटीज कैन बी शेयर्ड बाई मल्टीपल पार्टीज। ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ABCD मिलकर कंट्रोल करे, सबको ये करके यहाँ पर शेयर रखा है पावर, चलेगा। बट दोज राइज मस्ट नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ जॉइंट कंट्रोल। अब जॉइंट कंट्रोल के बारे में आगे चलकर पढ़ना हम लोग को, अभी नहीं पढ़े हम लोग, है ना, छोड़ दो, अभी आगे आते हैं। If two or more investors have the right to unilaterally direct different relevant activities, then one has to decide which activity can most significantly affect the returns of the investee, and investor having ability to direct such activity will be considered to have power over the investee। I think आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे तरह से क्लियर तो है, आपको सब कुछ अच्छे तरह से यहाँ पर क्लियर तो है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कि ये क्या होता है हमारा यहाँ पर करेंट एबिलिटी। ये क्या होता है हमारा यहाँ पर करेंट एबिलिटी, ठीक है। चलो बात करते हैं करेंट एबिलिटी के बारे में। तो आपको पावर ओवर इन्वेस्टी समझ में आ गया अच्छी तरह से, ठीक है। देखो ध्यान से, हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पर करेंट एबिलिटी, मतलब हम लोग अभी डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना हमारे पास, ये हम लोग अभी डिसीजन, उस पावर को हम लोग मतलब एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम लोग डिसीजन अभी ले सकते हैं। ये समझो क्या हुआ, अब देखना क्या होता है ना, जैसे मान लो आप क्या करते हो, आपको कोई भी एक सामान परचेस करना है, ठीक है, मान लो आपको एक लैपटॉप ही परचेस करना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपका जो भी नज़दीकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे शोरूम है आसपास, आप वहाँ पे जाते हो, ठीक है, और आप वहाँ पर जाकर उनसे सब कुछ पूछते हो कि इनका ये कन्फिगरेशन मुझे चाहिए। मान लो मुझे 8 GB रैम चाहिए, है ना, मुझे SSD वाला हार्ड डिस्क मुझे चाहिए, ये सब कुछ मुझे चाहिए, सब कुछ आप पूरा बताते हो उनको, अपना कन्फिगरेशन पूरा बताते हो, और बताने के बाद वो आपको प्राइस यहाँ पर मान लो एक कोट करते हैं, है ना, कि लेट ये जो है 60,000 में आपका ये लैपटॉप आ जाएगा, ठीक। आप उनसे बोलते हो सर कोई डिस्काउंट मिल सकता है क्या? तो पता पहला क्वेश्चन पता क्या पूछते हैं आपसे वो लोग, आप कब लोगे। आप देखना कभी भी ऐसा करना, आप उनसे पूछना, पता वो पता क्या पूछे, सबसे पहले क्या पूछे पता आपसे, आप कब लोगे। मतलब आप क्या अभी परचेस करने वाले हो या कुछ टाइम बाद। अगर आप बोलते हो कि सर मैं अभी परचेस करने वाला हूँ,
वो अलग तरह से बात करेगा आपसे। अगर आप बोलते हो सर मैं कुछ टाइम बाद परचेस करूंगा, लाइक मैं 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद परचेस करूंगा, पता है आपको क्या बोलेगा वो बोलेगा ठीक है सर आप आओ उस टाइम, मैं आपको बता दूंगा, जो डिस्काउंट होगा बेस्ट आपके लिए मैं वो कर दूंगा। ऐसा लगता है जैसे दामाद है उसका, ऐसे बोलता है जो आपके लिए बेस्ट होगा। काहे बेस्ट होगा बोलना भाई, जो तुम कमा सकता है अपना ढंग से वो तुम बोलना, है ना। मतलब जो आपके लिए बेस्ट होगा वो हम लोग कर देंगे, ऐसा करते हैं हम लोग, है ना, देखते हैं हम लोग बहुत बार। तो करंट एबिलिटी का मतलब पता है क्या होता है, जो डिसीजन लेना, डिसीजन हम लोग अभी ले सके, यानी 2 साल बाद। ये समझो आप गोवा गोवा जाने का प्लान, ऐसा कोई फ्रेंड ग्रुप नहीं है जिनका मतलब गोवा जाने का प्लान बना नहीं हो और वो बनने के बाद कैंसिल नहीं हुआ हो, है ना। कोई ना कोई एक तो निकलेगा उसमें, है ना, जो बोलेगा भाई अभी नहीं, अभी नहीं। जैसे मान लो क्या हुआ, सब कुछ बात हो गया, है ना, मान लो 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है, ये पांचों मिलके जाने वाले थे घूमने, है ना, गोवा जाने वाले थे सब कोई। अब हुआ क्या, ऐसे मान लो 5 फ्रेंड है, ए बी सी डी और ई। अब ये पांचों मिलके जब ये घूमने जाने का प्लान बना, तो लास्ट में फाइनल हुआ ठीक है पर हेड लेट 40,000 खर्चा आएगा, टोटल हमारा 2 लाख रुपया बनेगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग को जाना तो अगले महीने ही है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग ना, कुछ एक पैसा सब कोई अपना अपना सबमिट करो। तो क्या क्या करेंगे हम लोग ना, कि हम लोग कम से कम होटल बुकिंग कर लेंगे और फ्लाइट्स का टिकट हम लोग देख लेंगे। रीज़न है कि फिर बाद में महंगा होगा, है ना, अभी हम लोग देख लेंगे। होटल और फ्लाइट्स का हम लोग यहाँ पर इंतजाम अभी कर लेंगे, ठीक है। पर ठीक है सर होटल और फ्लाइट का इंतजाम कर लेंगे, तो एक बात हुआ कि चलो सबको ये काम करो, 5-5 हज़ार रुपया अभी दे दो, सबको 5-5 हज़ार रुपये दे दो, ताकि ये काम तो फिलहाल उसके होटल में हम लोग कुछ एक एडवांस देकर अभी बुक कर देंगे और फ्लाइट का टिकट हम लोग ले लेंगे। चलो ठीक है 5 नहीं 7-7 हज़ार दे दो, ठीक है। ऐसे बात हुआ, सबको 7 हज़ार देगा तो 35,000 आ जाएगा, इसमें टिकट्स बन जाएगा और कुछ एक एडवांस दे देंगे होटल का हम लोग। तुरंत पता है उसमें से जो सी है ना, सी वो सच में सी निकला। बोलता है क्या कि अरे तुम लोग अभी जाने का बात कर रहा है क्या, अभी तो नहीं होगा यार, कोई हाल में नहीं होगा, बहुत सारा काम है, ये है वो है, जो नौटंकी बांधा हो गया, पूरा 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 खत्म, पूरा ग्रुप का प्लान पूरा कचरा। तो पता क्यों, क्योंकि ये जो बात चला था ना, इस पास करंट एबिलिटी था ही नहीं जाने के लिए, इसके पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं, आइदर टाइम और पैसा कुछ भी, इसके पास कमी तो है, या तो टाइम नहीं दे सकता या तो पैसा नहीं दे सकता भी है। तो इसका मतलब क्या है, इसके पास करंट एबिलिटी नहीं है। अब समझ में आपको आ रहा है क्या, समझो यहाँ पर क्या हुआ, लेट 30% होल्डिंग इसके पास है, 30% से होल्डिंग इसके पास है, और कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमारे यहाँ पर रिलेवेंट एक्टिविटी डिसीजन जो है 55% से लिया जाता है। ऐसा अगर है ना, ऐसा अगर है रिलेवेंट एक्टिविटी से डिसीजन 55% से लिया जाता हो, है ना, और 30% इसके पास है, बट इसके पास कुछ राइट्स है जिससे ये और 30% ये परचेज कर सकता है, बट इसके पास करंट एबिलिटी ही नहीं है ये परचेज करने का राइट। ये राइट परचेज कर ले, इसके पास करंट एबिलिटी है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये राइट एक्सरसाइजेबल है आफ्टर 2 इयर्स, ये राइट एक्सरसाइजेबल है आफ्टर 2 इयर्स। मान लो इसके पास ई शॉप है चाहे जो भी है, इसके पास ये राइट जो है ना वो एक्सरसाइजेबल है आफ्टर 2 इयर्स। तो फिर काहे का नाटक कर रहा था भाई, तो फिर काहे का नाटक कर रहा था, हम डिसीजन ले लेंगे, हम डिसीजन लेंगे, कैसे डिसीजन ले लेगा तुम आज, तुम्हारे पास करंट एबिलिटी है ही नहीं। हाँ अगर ऐसा है करंट एबिलिटी तो इसके पास है, जिससे मान लो क्या हुआ 30% का यहाँ पर अभी ये परचेज कर सकता है, जब चाहे तब परचेज कर सकता है, इसका पैसा भी इसके पास है, तब बोलने करंट एबिलिटी इसके पास हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसके पास करंट एबिलिटी हो सकता है। आप लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल वोटिंग राइट। क्या बताओ, पोटेंशियल वोटिंग राइट, है ना। मतलब पोटेंशियल वोटिंग राइट हो सकता है, मतलब क्या, मान लो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स है, कन्वर्ट हो जाएगा, और वो कन्वर्टिबल कन्वर्ट होने का टाइम अब आ चुका, हम जब चाहे कन्वर्ट अब कर सकते हैं, अगर ऐसा है और मेरे पास पैसा भी है इसके लिए, तो फिर करंट एबिलिटी है ना फिर मेरे पास। तो कोई ज़्यादा मुंह चलाया, कोई ज़्यादा जबान चलाया, मेरे सामने तुरंत खरीदेंगे 30% और बस सबका जबान चलाना बंद, कंट्रोल मेरे पास। बात समझ में आ रहा है क्या। हाँ ये हो सकता है कि मान लो करंट एबिलिटी मेरे पास अभी है 60%, मान लो मेरे पास ऑलरेडी है, बट इसको एक्सरसाइज करने के लिए मीटिंग तो बुलाना पड़ेगा ना। अरे आप अपना 60% के लिए हाँ बोल दोगे तो बात हो जाएगा, मानते हैं, बट मीटिंग तो बुलाना पड़ेगा, मीटिंग तो बुलाना पड़ेगा ना। उसमें मान लो 20-21 दिन टाइम हम लोग पढ़ते हैं ना, 21 दिन का क्लियर नोटिस चाहिए हम लोग को कम से कम, है ना। तो ये सब वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मीटिंग बुला सकते हो, मीटिंग बुलाकर आप डिसीजन ले सकते हो, चलेगा, भले उसमें 1 महीना लग जाए चलेगा, वो सब उन सबको भी हम लोग करंट एबिलिटी ही मानेंगे। बट ध्यान रहे, बट ध्यान रहे इसमें और कोई बैरियर नहीं होना चाहिए।
इसमें और कोई तरह का बैरियर आपके पास यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप बोल रहे हो कि मेरे पास पोटेंशियल वोटिंग राइट है, मैं अभी खरीद सकता हूँ, बट मेरे पास पैसा तो है ही नहीं। मतलब राइट है आपके पास, आप उसको ऑप्ट कर सकते हो, राइट तो आपके पास है, एक्सरसाइजेबल राइट है, बट आपके पास पैसा ही नहीं है अभी, तो फाइनेंशियल इशू हो गया फिर तो, है ना। तो ऐसे केस में लोग क्या बोलेंगे, आपके पास करंट एबिलिटी नहीं है। बट समझो अब क्या होता है। अब ना कुछ एक एंटिटीज में ऐसा चलता है काम, जहां पर जो एक्टिविटीज है वो प्री डिसाइडेड है। मतलब हम लोग को जनरली कोई डिसीजन लेना ही नहीं होता है। जैसे मान लो हम लोग लोगों को लोन देते हैं, अब लोन का एक सेट प्रोसीजर बनाया हुआ कि आपको ये चीज, उसका क्रेडिट स्कोर चेक करना है, उसका पास हिस्ट्री चेक करना है, उसका इतना सिक्योरिटी लेना है, ये सब कुछ ऑलरेडी एक मतलब प्रोसीजर बनाया हुआ है, और उस प्रोसीजर को फॉलो करके हम लोग लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारा प्री डिसाइडेड एक्टिविटी है ना। इसमें कोई ऐसा किसी का डिसीजन नहीं चाहिए, हमें हर बार लोन देने के लिए किसी का डिसीजन हम लोग को नहीं चाहिए। एक प्री डिसाइडेड हमारा पूरा यहाँ पर दिया हुआ है प्रोसीजर, उसको फॉलो करेंगे, आपको लोन दे देंगे। लेकिन अगर अब कोई फेल करता है, तो फेल में भी मान लो एक होता है जो नॉर्मल है, मतलब 30 दिन 35 दिन ऐसे बीता है, मतलब 90 दिन बीता है, 3 महीना हुआ है, तब तक के लिए सही है। बट उसके बाद अगर कुछ हुआ ना, उसके बाद कोई इवेंट अगर होता है, तो ऐसे में क्या और फर्दर स्टेप हम लोग को लेना है, इसके लिए अब हमें डिसीजन मेकिंग का जरूरत है। समझो ध्यान से, जो रूटीन वर्क है, जो रूटीन हमारा काम है, इसके लिए कोई डिसीजन नहीं चाहिए किसी काम हम लोग को। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड है, इसी स्टेप को हम लोग को फॉलो करके काम अपने को करना है, ये फिक्स है। चलो बढ़िया है सर, ये फिक्स है तो कोई बात नहीं है। बट अब बोलता क्या है कि अगर आगे चल के फेल किया, कोई फेलियर करता है, तो इतना दिन तक, 30 दिन 60 दिन 90 दिन तक का भी जो प्रोसीजर है वो भी सेट है ऑलरेडी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, कैसे रिकवर करवाना उन लोगों से पैसा, अब जो होगा ये काम, ये अब ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं है हमारे बीच। अब अगर ऐसा होता है तो हम लोग को डिसीजन मेकिंग का जरूरत है। हम लोग पता है क्या बोलेंगे, इस दिन अब वो चाहे वो घड़ी, वो लम्हा, वो पल 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कभी भी आए, ऐसा घड़ी कभी भी आए, उस घड़ी जो डिसीजन ले सकता है, आज से 3 साल 4 साल बाद जो डिसीजन ले सकता है, हम लोग मानेंगे उसी के पास आज भी करेंट एबिलिटी है टू डायरेक्ट रिलेवेंट एक्टिविटीज। उसके पास आज भी करेंट एबिलिटी है टू डायरेक्ट रिलेवेंट एक्टिविटीज। वापस समझो मेरी बात को, मैं बोल रहा हूँ क्या कि इनके पास ये एक रूटीन वर्क है, इनके पास प्री डिसाइड है कि काम भी क्या क्या इन लोग करना है, किसी का कोई भी गाइडेंस इन लोग को नहीं चाहिए, सब सेट है पॉलिसी, हम लोग उस हिसाब से हम लोग काम करना है। बट यहाँ पर क्या बोलता है कि कल के दिन में, कल कोई फेल कर गया ना अगर ये पैसा रीपे करने में, तो वहां पे भी 90 दिन तक क्या करना है, ये भी प्री डिसाइडेड ही है हमारे पास। बट उसके बाद का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हम लोग कितना हार्ड्स होना है वहां पर, क्या स्टेप हम लोग को और लेना है रिकवरी के लिए, ये सब के लिए डिसीजन मेकिंग का जरूरत है हम लोगों को। और उस समय, उस इवेंट में जो डिसीजन ले सकता है, जिसके पास ये पावर है कि कल के दिन में कोई फेल किया तो कौन डिसीजन लेगा, उसी के पास आज हम लोग माने करंट एबिलिटी है। और पहले पढ़ते हैं इसको, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग करेंगे, है ना। पहले पढ़ते हैं इसको, क्या होता है देखो। An investor shall be deemed to have current ability to direct relevant activities if investor is able to make the decision at the time it need to be taken। जब जरूरत था उस समय कहाँ थे भाई तुम, जब जरूरत था तो तुम्हारा, ऐसे बोलते हो ना, मतलब आपके पास करंट एबिलिटी था ही नहीं, बड़ा बड़ा खाली बात था, है ना। There may be some steps to be taken, but such delay would not prevent the investor from having power। हाँ, हो सकता है कुछ स्टेप लेना पड़े, लाइक मीटिंग बुलाना पड़ेगा ना, आपको डिसीजन लेना, मीटिंग तो बुलाना पड़ेगा ना, तो मीटिंग आपको बुलाना पड़ सकता है, मीटिंग आपको बुलाना पड़ सकता है। पर ध्यान दें, मीटिंग बुलाने के बाद आपको अपना डिसीजन लेने से कोई रोक नहीं सकता है। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ आपके पास करंट एबिलिटी तो है। एंड इन्वेस्टर में नीड टू इनिशिएट अ मीटिंग टू एक्सरसाइज हिज वोटिंग राइट। ऑब्वियस बात है, मीटिंग बुलाए तब तो कुछ होगा। However, there should no other barrier which can prevent the investor to exercise his right when it chooses to do so। हमें कोई रोक नहीं सकता है उस समय, है ना। In case of investee
whose decision about the relevant activities are predetermined, पहले से पता हम लोग क्या क्या करना है, that is not made contractually but decision to be taken when any particular event happens, मतलब क्या, जो कि समझो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, कोई पर्टिकुलर इवेंट होगा ना तो ही हम लोग को डिसीजन लेने का जरूरत पड़ेगा, और बाकी चीज हम लोग का प्री डिसाइड है, प्री डिटरमिन्ड है, कैसे सब कुछ क्या करना है सब कुछ पता हम लोग को, किसी को जरूरत नहीं चाहिए, जरूरत नहीं हम लोग को यहाँ पर, है ना, हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर आगे का डिसीजन कैसे लेना है उसके लिए बात करेंगे। जैसे मान लो आपको अभी सीएमए बनना है, ठीक है, आपको सीएमए बनना है, तो सीएमए बनने के लिए फाउंडेशन है, इंटर है, फाइनल है, बीच में आर्टिकलशिप करना है, कुछ एक ट्रेनिंग करना है इंस्टीट्यूट का, और है ना, तो ये सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है क्या क्या होगा नहीं होगा, है ना। आपको ये पता है कि मान लो किसी भी सिचुएशन में अगर हमसे एक अटेम्प्ट में कोई चीज अगर मान लो लेने हुआ तो हमको सेकंड अटेम्प्ट पे देना है उसके लिए, जो भी है ये सब कुछ आपको पता है। आपका आपका एक टारगेट है यहाँ पर सीएम बनना, आपको अच्छा सीएम बनना है, ये टारगेट है। सीएमए बनने के बाद, सीएमए बनने के बाद आप क्या करोगे, प्रैक्टिस, जॉब, टीचिंग, कोई और काम, बिजनेस स्टार्ट करना है, उन उसका डिसीजन जो है ना, ये अगर आप खुद लेते हो तो बढ़िया, वरना मान लो आपके पेरेंट्स या फिर आपकी स्पाउस जो भी लेने वाली है, स्पाउस आपकी या आपका स्पाउस, तो फिर उनके पास हम लोग मानेंगे करंट एबिलिटी, भले ही वो इवेंट के बाद ही वो डिसीजन लेंगे, बट इवेंट जिस दिन हो गया ना तभी डिसीजन वो लोग लेंगे, तो हम लोग मानेंगे आज भी करंट एबिलिटी उन्हीं का है आपके ऊपर, मतलब है ना, to direct relevant activities. In such investees, investor having ability to making those decisions when particular event happens will said to have current ability to direct relevant activities. अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो मैंने बताया था आपको ना, हो सकता थ्योरी क्लास ही, बट ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये वाला है क्या, और देखते हैं यहाँ पर। बोलते हैं क्या, इन्वेस्टर ए and two other investors each hold a third of voting right of an investee। मैं समझो इन्वेस्टर ए और बाकी जो दो है सबके पास वन थर्ड है, ठीक है ना। बोलता है क्या, द इन्वेस्टिस बिजनेस एक्टिविटी इज रिलेटेड टू इन्वेस्टर ए, ठीक है। इन एडिशन टू इट्स इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टर ए also has debt instruments that are convertible into ordinary share of the investee at any time for a fixed price, कितना प्राइस है वो फिक्स है पहले से। द कन्वर्जन आर सब्सटैंटिव, सब्सटैंटिव का मतलब समझे नहीं लोग, समझेंगे हम लोग। कन्वर्जन सब्सटैंटिव का मतलब समझो उसके मतलब वो उसका प्रैक्टिकल एबिलिटी है कि वो एक्सरसाइज कर सकता है, उसके पास, जैसे मान लो बोलते हैं हम लोग ना कि पोटेंशियल वोटिंग राइट तो है इनके पास, ये चाहे तो ले सकते हैं डिवेंचर, बट लेने के लिए पैसा ही नहीं है, अगर पैसा नहीं तो फिर बोलना सब्सटेंटिव नहीं है। हम लोग सब्सटेंटिव का मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं हम लोग कि ले सकता है, अभी आगे चल के समझेंगे इसके बारे में और भी आएगा ये चीज, ठीक है। तो बोलते हैं पैसा ये मन है इसके पास, ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द डेट वर कन्वर्टेड, इन्वेस्टर ए वुड होल्ड कितना बताओ, 60% ऑफ वोटिंग राइट ऑफ द इन्वेस्टिंग। अब इसको ना समझ में आया क्या कि सब्सटेंटिव भी है, ये ले भी सकता है, कोई ज्यादा नौटंकी किया दोनों में से कोई भी क्या करेगा बताइए, ये एक्सरसाइज करेगा राइट को, 60% अपना बनाएगा, फिर सारा कंट्रोल इसके पास आ गया। इन्वेस्टर ए वुड बेनिफिट फ्रॉम रियलाइजिंग सिनर्जीज इफ द डेट इंस्ट्रूमेंट वर कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी, और इसको फायदा भी है ऐसा करने में, मतलब क्या समझो, दोनों चीज चाहिए था, एक तो फाइनेंशियल एबिलिटी, दूसरा उसका इंटेंशन, उसको लग रहा है कि ऐसा कंपनी में कंट्रोल करके फायदा ही क्या है, ये पूरा डूब रहा है, पैसा है मेरे पास तो डुबा देगा अपना जानबूझकर, नहीं ना। इंटेंशन भी है परचेज, मतलब इंटेंशन भी है और फाइनेंशियल एबिलिटी भी है, हम लोग मानेंगे सब्सटेंटिव है, ये सब्सटेंटिव है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पोटेंशियल वोटिंग राइट है तो भी मान लें कंट्रोल आप ही के पास है, मतलब पावर ओवर इन्वेस्टी आप ही के पास है। वेदर इन्वेस्टर ए हैज द पावर ओवर इन्वेस्टी, तो यस इसके पास तो यहाँ पर पावर है। In the given case, all investors, including A, has one-third voting power of the investee, which means none of the investor having power over the investee on their own. अभी तो नहीं है फिलहाल। However, investor A, along with the equity instruments, also holds some debt instruments which are convertible into ordinary share. It means investor A, though he is not having majority of voting right, but he has a potential voting right, and that right is substantive. ये बहुत जरूरी है substantive होना, substantive नहीं हुआ तो फिर खत्म, क्लियर ना। If the above instruments are converted into ordinary shares, then A's holding would be 60% of voting right. Hence इसके पास तो हम लोग मानेंगे पावर ओवर इन्वेस्टी, करंट एबिलिटी तो है इसके पास, इसका मतलब ये कोई भी एक्सरसाइज इसको कर सकता है ये, है ना। चलो उसमें और क्वेश्चन है क्या इसके लेकर, नहीं और क्वेश्चन इसको लेकर नहीं यहाँ पर, डन। आई थिंक आपको यहाँ तक पूरा क्लियर है।
ठीक है ना। एक काम करो, अब आप 1 घंटा करीब हो गया थ्योरी क्लास ऐसे भी वाला, ब्रेक यहाँ पर ले ही लो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जिस्टिंग राइट्स से। ठीक है, ब्रेक ले लो आप यहाँ पर। ओके, चलो आ जाओ। देखो अब बात है एग्जिस्टिंग राइट्स के ऊपर, है ना। तो पावर ओवर इन्वेस्टिंग में हम लोग क्या समझे थे कि इन्वेस्टर के पास एग्जिस्टिंग राइट्स है जो उसको करंट एबिलिटी प्रोवाइड कराता है ना। जो उसको करंट एबिलिटी प्रोवाइड, क्या करूं मैं, जो उसको करंट एबिलिटी प्रोवाइड कराता है, क्या करने के लिए, ताकि वो रिलेवेंट एक्टिविटीज के बारे में डिसीजन ले सके, है ना। तो इन दोनों के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। हमें जानना अब इसके बारे में, एक एग्जिस्टिंग राइट्स के बारे में। तो वो एग्जिस्टिंग राइट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास अभी है राइट, है ना। आपके पास ये राइट्स अभी है। अब जो ये राइट्स है ना, ये राइट जो है आपके पास दो तरह से आ सकता है। ये राइट जो है आपके पास दो तरह से आ सकता है। आइदर जो हम लोग का पावर जो होता है ना, वो राइट जो होता है वो वोटिंग पावर से आ सकता है, या फिर विदाउट वोटिंग पावर। या फिर कैसे होगा बताओ, विदाउट वोटिंग पावर। ठीक है। तो वोटिंग पावर में भी हो सकता है आपका मेजोरिटी हो, या फिर आपका मेजोरिटी नहीं हो, है ना। समझो पहले मतलब, देखो अगर जहां पर डिसीजंस जो है वो वोटिंग पावर के बेस पे लिए जाते हैं। आइदर मानो सारा डिसीजन जो है वो इन्वेस्टर्स ही लेंगे और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके लेंगे। तो हम सबने कंपनी में पढ़ रखा है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। अगर 50% से ज्यादा लोग अगर हाँ बोल रहे हैं तो चलेगा बात, है ना। तो ओआर पास करने से हो जाएगा काम। या फिर ओआर पास करने से खाली काम नहीं होगा, जो रिलेवेंट एक्टिविटीज का जो डिसीजन जो है वो डिसीजन कैसे होगा, वो बीओडी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो लोग अपना रिजर्वेशन पास करेंगे, बीआर तब होगा, है ना। बीआर पास होगा तब होगा। लेकिन एक बात मुझे बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी अपॉइंट कौन करता है, उनको अपॉइंट कौन करता है, यही शेयर होल्डर्स। और वो भी तो ओआर पास करके अपॉइंट, हम लोग पढ़ रखे ना सेक्शन 152 153 से पढ़ रखे हम लोग। और सेक्शन 169 भी पढ़ रखे हम लोग, रिमूव भी कर सकते हैं शेयर होल्डर्स ओआर पास करके। सिर्फ ओआर, कोई एसआर नहीं चाहिए यहाँ पर। तो ओआर पास करके अपॉइंट और रिमूव कर ही सकते हैं, मतलब अल्टीमेटली वोटिंग पावर से ही सब कुछ हो रहा है अगर। तो हम लोग बात करेंगे कि इस कंपनी में एग्जिस्टिंग जो राइट्स जो मिलते हैं, जो आपको करंट एबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज, वो वोटिंग राइट से आते हैं। वो वोटिंग राइट से आते हैं। अब वोटिंग राइट से अगर आते हैं तो फिर तो आपके पास मेजोरिटी राइट चाहिए, आपके पास मोर देन हाफ चाहिए। अगर मोर देन हाफ आपके पास है तो आपका काम तो फिर हो गया। 60-70% आपके पास है, जो हम लोग अभी तक देखते हैं सब तो वही था, तो काम आपका हो गया। बट अब हमें ये समझना है हम लोग को यहाँ पर कि वोटिंग पावर से ही डिसीजन लिया जाएगा, वोटिंग पावर से ही डिसीजन लिया जाएगा। और मेजोरिटी नॉर्मली चाहिए होता है, बट बिना मेजोरिटी के भी आपके पास ये राइट्स आ रहा है कि आपको करंट एबिलिटी मिले और आप डायरेक्ट करो रिलेवेंट एक्टिविटीज को। अब वो कौन सा केस हो सकता है वो समझते हैं हम लोग। मतलब समझो हम लोग के पास मेजोरिटी नहीं है अभी, मेजोरिटी नहीं है। अब समझो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला यहाँ पे हो सकता है क्या, कि हमारे पास एग्रीमेंट है विथ अदर वोट होल्डर्स। हमारे पास एग्रीमेंट है विथ अदर वोट होल्डर, जैसे मान लो हमारे पास जो है वो 45% है, ठीक है। एक के पास और है 10%, एक के पास मान लो 5%, फिर और भी कुछ कुछ लोग के पास, सबके मिला के यहाँ पर है ना, पूरा 100% इस तरह से होल्डिंग है। मान लो अगर मैं जो है इस वाले बंदे से, मान लो इसका नाम है साहिल, मैं इस वाले बंदे से अगर एग्रीमेंट कर लिया, है ना,
तो भी मेरा काम बन गया। ये मेरे साथ डिसीजन लेगा, इसका मेरा एग्रीमेंट ऑलरेडी अगर हो रखा है तो हो गया ना काम। तो हो गया ना काम यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं, समझो कि अगर अगर मेरे पास जो है अदर वोट होल्डर से मेरा एग्रीमेंट हो रखा ऑलरेडी, जैसे मान लो यहाँ पर और एक बंदा है 5%, तो मैं इन दोनों को मिला लिया, मैं तो हूं ही, मैं इन दोनों को मिला लिया अपने साथ, तो भी काम हो जाएगा। इसका मतलब जो भी डिसीजंस लेना है हम लोग यहाँ पर, मैं तो हूँ ही यहाँ पर, दो मेरे पास बड़ा होल्डिंग ऑलरेडी दिख रहे हैं पर, और इन दोनों को मैं मिला लिया अपने पास। तो मेरे पास क्या है यहाँ पर, एग्रीमेंट है विद अदर वोट होल्डर। जैसे मेरे पास मेजोरिटी राइट तो मेरे पास नहीं है, मेजोरिटी से होल्डिंग तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास खाली 45% है, बट फिर भी काम यहाँ पर चल जाएगा। मैं उन दोनों को मिला लूंगा अपने साथ, एग्रीमेंट है हमारा, है ना। और देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन इसको लेकर भी यहाँ पर है। रुको, यहीं पे था क्वेश्चन। ये रहा। नहीं नहीं, ये भी नहीं है। कौन सा क्वेश्चन था? एक मिनट, रुको। क्वेश्चन नहीं आया क्या इसमें, रुक जाओ। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है इसका, यहाँ समझते हम लोग, ठीक है, इसे समझ। जैसे क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर, इन्वेस्टर ए होल्ड्स 40% ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ एन इन्वेस्टी एंड 12 अदर इन्वेस्टर्स ईच होल्ड 5%। तो 40 प्लस 60, 100 हो गया। ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ द इन्वेस्टी, क्या अभी ए के पास पावर है? तो देखो हम लोग ए के पास पावर अभी बोल नहीं सकते। हाँ, अगर ये कोई तीन को अपने साथ अगर मिला लिया ना, 15% हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, इन लोगों के बीच एग्रीमेंट है, काम हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? जैसे इस सब में नहीं बोला तो नहीं बोल सकते, इसमें और भी कुछ है, अभी मैंने पढ़ा नहीं, अभी तो पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा आपको। तो यहाँ भी नहीं बोल सकते हम लोग कि यहाँ पर इनके पास अभी कंट्रोल है ना, पावर ओवर इन्वेस्टी नहीं बोल सकते हम लोग अभी। क्लियर है क्या? तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इनके पास एग्रीमेंट होता तो हो जाता काम। तो पहला तो ये हुआ कि एग्रीमेंट है विद अदर वोट होल्डर्स, या फिर इनके पास कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है ना, कंपनी के साथ ही, इनके शेयर होल्डर्स के साथ ही। जैसे मान लो क्या, शेयर होल्डर्स ही बोल रखे हैं कि इन्हीं के पास राइट है हमारे बोर्ड के मेंबर्स को अपॉइंट करने का, रिमूव करने का, इन्हीं के पास राइट है, और डिसीजन कौन लेता है? बोर्ड का मेंबर्स। तो अल्टीमेटली मेरे पास ही हो गया ना। मान लो शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि मेरे पास, हमको दे दिया वो लोग राइट, है ना, हमको राइट दे दिया कि कौन सा डायरेक्टर यहाँ रहेगा, कौन सा निकलेगा, सब सब right मेरे को दे दिया वो लोग। अब मान लो मेरे पास भले ही 30% खाली शेयर है, बट कंट्रोल कौन कर रहा है? मैं ही तो करूंगा ना। तो मेरे पास कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, भले ही मेजोरिटी वोटिंग राइट मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है विद द शेयर होल्डर्स, विद द कंपनी। सर ऐसा कैसे हो सकता है सर, कोई क्यों दे देगा, है ना। तो जब किसी को बहुत ज्यादा भरोसा होता है तभी लोग ऐसा काम करते हैं। आप समझो, जैसे ना, अगर आपने साउथ इंडियन मूवीज अगर आपने देखा है ना, अगर आपने साउथ इंडियन मूवीज अगर आपने देखा है ना, तो आप पता वहां पर ना एक कैरेक्टर होता है, इसी के एक कैरेक्टर होता है सूर्या। देखना आप, वहां पर तो सूर्या होता है, सूर्या। क्या होगा पता है, एक अमीर आदमी आएगा यहाँ पर, बहुत ज्यादा अमीर आदमी रहेगा, जो गांव के लोगों को बोलेगा क्या कि अपना जमीन आप हमें बेच दो, ठीक है, ये जमीन अगर आप हमें बेच दोगे हम आपको इसका कीमत देंगे, जो कि बहुत कम देने वाला, वो शोषण करने वाला गरीबों का, ठीक है। ये जो अमीर आदमी है ये विलेन है ना, ये अमीर आदमी विलेन है। हमेशा विलेन अमीर रहता है और हीरो हमेशा गरीब रहता है। देख रहे हो, ये मतलब मूवी में भी ये दिखा रहा है, अच्छा काम करो गरीब ही रहोगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। तो रिच आदमी जो रहता है वो यहाँ पर विलेन रहेगा वो, ठीक है। वो क्या करेगा, वो आके गांव के लोगों को क्या बोलेगा कि आप ये जमीन हमें बेच दो, हम यहाँ फैक्ट्री लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, आपको काम भी देंगे। ऐसा बेवकूफ बनाएगा, वो बनाएगा अपना फैक्ट्री, है ना, वो बनाएगा, मान लो वहां पर वो बार बार बनाएगा, जो भी है फैक्ट्री बनाएगा। और अब क्या होगा, इन लोगों को जो है, अब इन लोगों को ही समझाएगा, देख भाई ये फैक्ट्री जो बनेगा यहाँ पर धुआं वुआं निकलेगा पूरा, तुम्हारा आसपास अगर बर्बाद हो जाएगा, ऐसा है। अब ये लोग का मसीहा कौन है? सूर्या भाई। अब सूर्या भाई जो बोलेंगे वही होगा। सूर्या भाई बोल दिया अगर कि साइन करना है पेपर से, साइन हो जाएगा, बोल दिया नहीं करना है तो नहीं होगा। अब आप बताओ, लाइफ किसका, कंपनी पूरा किसका, पैसा पूरा किसका, जमीन किसका? इन लोगों का। डिसीजन कौन ले रहा है? सूर्या भाई। तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो कभी कभी किसी को बना सकता है कि हाँ यही हमारा मसीहा है, कल के दिन में जो होगा यही काम करेगा। तो याद रखना, साउथ इंडियन मूवी वाला डायलॉग याद रखना। और क्या है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो,
क्वेश्चन नंबर 100 बोलता है इन्वेस्टर ए होल्ड्स 40% ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ एन इन्वेस्टी एंड 12 अदर इन्वेस्टर्स ईच होल्ड 5% ऑफ द वोटिंग राइट ऑफ द इन्वेस्टी। हम लोग ऊपर जो पढ़े वही है। बट बोलता है अ शेयर होल्डर एग्रीमेंट ग्रांट्स इन्वेस्टर ए द राइट टू अपॉइंट रिमूव एंड सेट द रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द रिलेवेंट एक्टिविटीज। मतलब जो रिलेवेंट एक्टिविटीज का डिसीजन लेंगे, उनको डायरेक्ट करेंगे, उनको अपॉइंट करना, रिमूव करना, उनका सैलरी डिसाइड करना, ये सब कुछ काम किसके पास है? ए के पास, इन्वेस्टर ए के पास हो गया। टू चेंज द एग्रीमेंट अ 2/3 मेजोरिटी वोट ऑफ शेयर होल्डर रिक्वायर्ड। अच्छा, 2/3 मतलब कितना होता है? 2/3 मतलब कितना होता है? 66.67%। 40% तो मेरे पास ही है। तुम लोग कभी जिंदगी में इसको पलट नहीं सकते एग्रीमेंट को, बात ही खत्म। हम एक बात, अपने खिलाफ हम हाँ बोलेंगे कभी? नहीं, बात खत्म। अपने खिलाफ तो हम हाँ नहीं बोलने वाले, कर लो जो करना है। हम अपना स्टेक बेच नहीं रहे। जब तक अपना स्टेक हम बेच नहीं रहे, यहाँ से मान लो 5% मैंने ढीला किया ना अपना यहाँ पर अगर स्टेक, अगर तो क्या मेरा होल्डिंग 35% हो जाएगा? पर अच्छा तब भी नहीं होगा 35%। मान लो अगर मैंने यहाँ पर 8% बेच दिया अपना, हाँ तब हो जाएगा। 8% बेचा तो मेरा होल्डिंग हो गया 32%, इनका हो गया 68%। अब ये डिसीजन ले लेंगे। 7% बेचा तो फिर काम आएगा, नहीं तो फिर ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कंट्रोल किसके पास है? मेरे पास फिर तो। In this case, investor A conclude that the absolute size of investor holding and the relative size of others holding alone are not conclusive in determining whether the investor has sufficient right to give it power। अब जो ये बात बोला ना, ये बात ये जो बोला ना 2.5 लाइन में, ये मैं अभी समझाने वाला हूँ, अभी समझाया नहीं। बट यहाँ पर सिर्फ इतना पढ़ो, however investor A determine that it's sufficient contractual right to appoint, remove and set the remuneration of management sufficient to conclude that it has the power of investor। अब ये क्या बोला ना ये 2.5 लाइन में, ये समझना आपको नहीं आएगा, छोड़ दो अभी फिलहाल। ठीक है ना? क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर हम लोग को है। ये वाला लाइन छोड़ दीजिए अगर आप, तो बाकी तो क्लियर हम लोग को है। हाँ तो ये भी 2 मिनट दो ना, अभी क्लियर भी हो जाएगा, रुको। ठीक है, डन ना? ओके सर, इसका मतलब देखो, अगर हमारे पास सर, अगर हमारे पास अगर मेजोरिटी वोटिंग राइट है, पहले तो हमें देखना पड़ेगा क्या इस एंटिटी में जो रिलेवेंट एक्टिविटीज का डिसीजन है, क्या वो यहाँ पर लिया जाता है वोटिंग पावर के थ्रू। अगर वोटिंग पावर के थ्रू, वोटिंग राइट के थ्रू लिया जाता है, मतलब वोटिंग पावर को यहाँ पे इज्जत मिलता है। तो अगर मेरे पास मेजोरिटी है तो बात ही खत्म हो गया, है ना? अब कैसे बोलते हैं हम लोग, आइदर सब डिसीजन ओवर से लिया जा रहा है जो मेन मेन काम है, या फिर अगर ओवर से हम डायरेक्ट नहीं लेते तो बीआर पास करके होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर्स है वो लोग डिसीजन लेंगे। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, ओआर पास करके, तो फिर तो हो गया ना, अल्टीमेटली मेरे पास ही कंट्रोल आ जाएगा अगर मेरे पास 60-55% से कुछ है तो। ठीक है सर। अब मान लो वोटिंग पावर यहाँ पर जो है कंक्लूसिव नहीं होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फिर हम लोग को यहाँ जाना पड़ेगा, बात करें इसके बारे में, किए नहीं। बट अब समझो वोटिंग पावर जो कंक्लूसिव एविडेंस यहाँ पर है, बट मेजोरिटी मेरे पास है ही नहीं। अब क्या करें? तो मेजोरिटी नहीं भी है तो क्या हो सकता है, अगर अदर से होल्डर से आपका एग्रीमेंट है, काम चल जाएगा। या कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, आप सुइया दादा, दादा बन के बैठे हो कंपनी का, तो भी काम चल जाएगा। या तीसरा पता क्या बोलता है? तीसरा एक होता है हमारे पास साइज ऑफ होल्डिंग। यहां पर एक कॉन्सेप्ट काम करता है, वाइड स्प्रेड शेयर होल्डिंग का। यहां पर एक कॉन्सेप्ट काम करता है वाइड स्प्रेड शेयर होल्डिंग का। क्या होता है समझो। समझो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 40% है, हमारे पास सिर्फ 40% ही है, चाहे 45% मान लो। अब देखो यहाँ पर अगर मैं डिसीजन लेने चाहूँ तो मेरे पास नहीं है, 50% से ज़्यादा मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ 45% है। लेकिन जो बाकी का 55% है ना, वो वाइड स्प्रेड है, मतलब बहुत सारे लोगों में बटा, मतलब हजारों लाखों लोगों में बटा 55%। किसी के पास ना सिंगल बताओ 1-2% भी नहीं है, किसी के पास 0.5%, 0.2%, 0.11%, 0.1%, ऐसे करके सबके पास है। किसी के पास सिंगल 1-2%, मतलब समझो वाइड स्प्रेड फैला हुआ पूरा होल्डिंग भाई, पूरा ऐसा होल्डिंग जो पूरा फैला वाइड स्प्रेड होल्डिंग है। और ये लोग कभी एक दूसरे से कनेक्ट हो ही नहीं सकते, इतना ज्यादा लोग सामने आ ही नहीं सकते। क्योंकि देखो अगर इन लोगों को हाँ बोलना है तो 51%, माने मोर देन 50% लोगों को तो हाँ बोलना पड़ेगा ना। तो मतलब हो सकता है लाखों लोगों को सामने आना पड़े ये डिसीजन को लेने के लिए। मतलब भले ही मेरा मेजोरिटी स्टेक नहीं, बट जो मेरा एब्सोल्यूट
साइज ऑफ होल्डिंग है ना, जो मेरा एब्सोल्यूट साइज ऑफ होल्डिंग है वो रिलेटिवली अगर देखा जाए, रिलेटिव साइज देखा जाए अदर शेयर होल्डर्स का, उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। क्योंकि इन लोगों के पास ऐसा मतलब टाइम ही नहीं मिल पाएगा ना, ऐसा मतलब एक साथ सब कनेक्ट हो पाए, क्योंकि सब कोई कांटेक्ट नहीं इन दोनों इन लोग के बीच। अगर बस बाकी पता क्या होगा, 10-12 से होल्डर ही अगर हैं तब तो फिर कनेक्ट हो जाएंगे ना। कहाँ लाखों से होल्डर, 10-12 से होल्डर सबके पास 5-5% हो गया। जैसे देखो इस वाले केस में हुआ था, क्या हुआ था यहाँ पर, 40% मेरे पास है, बाकी 12 लोग के पास है 5, तो यहाँ वाइड स्प्रेड नहीं बोल सकते हो आप। इसलिए देखो बोला क्या यहाँ पर, आप इस बात पे नहीं बोल सकते हो यहाँ पर, इन दिस केस इन्वेस्टर ए कंक्लूड दैट एब्सोल्यूट साइज ऑफ इन्वेस्टर होल्डिंग जो यहाँ पर 40% है, और जो रिलेटिव साइज है अदर से होल्डिंग का ना, सिर्फ उससे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। रीजन ये है कि 12 लोग एक साथ आ जाएंगे, बात खत्म। 11 लोग साथ आ गए तो बात खत्म हो जाएगा ना, 11 लोग भी साथ आ गया तो बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट ये बच कैसे गया, बच गया इस एग्रीमेंट की वजह से, बच गया इस एग्रीमेंट की वजह से। समझो जैसे यहाँ पर इस वाले सम में कोई ऐसा एग्रीमेंट था क्या, नहीं, इस वाले सम में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था। देखो इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर, इन दिस केस इन्वेस्टर कंक्लूड दैट द एब्सोल्यूट साइज ऑफ इन्वेस्टर होल्डिंग 40% एंड द रिलेटिव साइज ऑफ अदर से होल्डिंग अलोन आर नॉट कंक्लूसिव इन डिटरमाइनिंग वेदर द इन्वेस्टर हैज राइट सफिशिएंट टू गिव इट पावर। एडिशनल एविडेंसेस आर नीडेड। एडिशनल एविडेंस मतलब क्या, कोई उसके पास और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, अदर से होल्डर से उसका पास एग्रीमेंट है, कुछ भी ऐसा है क्या, अगर नहीं हो तो फिर बोलेंगे इसके पास पावर नहीं है ना। जैसे इस वाला केस में कैसे बोले पावर है, कि इसके पास कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट था, कि इसके पास राइट है ये अपॉइंट, रिमूव और इन लोगों का सैलरी वगैरह सब कुछ नॉमिनेशन डिसाइड कौन करने वाला है, ए ही करने वाला, तो फिर हो गया ना पावर इसके पास। जैसे यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन 101, देखो आप यहाँ पर क्वेश्चन 101 बोलता है इन्वेस्टर ए होल्ड्स 45% ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ एन इन्वेस्टी, ठीक है, टू अदर इन्वेस्टर्स ईच होल्ड 26% ऑफ वोटिंग राइट ऑफ इन्वेस्टी। एक बात बताओ, दो ही लोग के पास है तो काय का वाइड स्प्रेड, यहाँ भी वो काम नहीं करेगा। द रिमेनिंग वोटिंग राइट्स आर हेल्ड बाय 3 अदर शेयर होल्डर्स ईच होल्डिंग 1%, जो भी है, देयर आर नो अदर अरेंजमेंट दैट आफ्टर आफ्टर डिसीजन मेकिंग हैज द ए ओवर पावर ओवर इन्वेस्टी, तो नहीं है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि इनके पास जो एब्सोल्यूट साइज है ए का और रिलेटिव साइज जो बाकी लोग का है वो कंक्लूड नहीं करता है कि ए के पास पावर है। लेकिन समझो अगर ऐसा होता कि ये सब पूरा फैला होता लोगों में, करोड़ों लाखों लोगों में फैला हुआ है, जो लोग सामने आ ही नहीं सकते एक साथ, फिर तो मैं ही बड़ा सिंगल लार्ज शेयर मैं ही हो गया, मैं डिसीजन लूंगा। जैसे देखो एक यहाँ पर क्वेश्चन है इसको लेकर, क्वेश्चन नंबर 98, तो क्या बोलते हैं, एन इन्वेस्टर एक्वायर्स 45% of the voting right of an investee. The remaining voting rights are held by thousands of shareholders. बहुत सारा हजारों है भाई। None individually holding more than 1% of the voting rights। समझ मारा, किसी के पास 1% भी हिसाब से नहीं है, अगर 1% ज्यादा है भी नहीं। None of the shareholders has any arrangement to consult any of the others or make collective decision। ना वो लोग साथ आ सकते हैं ना डिसीजन ले सकते हैं। क्या यहाँ पर पावर ए के पास आपको लग रहा है क्या, हैज इन्वेस्टर पावर ओवर द इन्वेस्टी? यस सर, यहाँ पर ये इन्वेस्टर के पास पावर तो है, क्योंकि ये सिंगल लार्ज शेयर होल्डर है। अगर आप एब्सोल्यूट साइज देखो इसका, रिलेटिव साइज देखो अदर शेयर होल्डर्स का, तो ये कंक्लूड यहाँ पर कर देगा कि यहाँ पर इसके पास पावर है ना। In this case, on the basis of absolute size of holding of and relative size of the arrangement of other shareholding, it appears that the investor has sufficiently dominant voting interest to conclude that the investor has the power over investee। ठीक है ना। और चौथा है इसमें हमारे पास की, तीन पढ़े ना, चौथा यहाँ पर पोटेंशियल वोटिंग राइट, कि फिलहाल अभी चलो मेरे पास नहीं है, बट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर दें, डिवेंचर को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और भी जो मेरे पास है कन्वर्ट कर दें, चल जाएगा काम। हाँ हम लोग चल सकता है काम, ये हम लोग पहले भी पढ़ रखे हैं। तो इसका मतलब वोटिंग पावर से डिसीजन लेते हैं हम लोग, तब मेजोरिटी से ले सकते हैं। और मेजोरिटी नहीं है तो चार केस है, पहला अदर से होल्डर से हमारा एग्रीमेंट है, या फिर हम लोग कंपनी का सुजादारा बन के बैठे हुए हैं, मतलब हम ही लोग अपॉइंट रिमूव ये सब करें, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हमारे पास है। थर्ड, हम लोग का वाइड स्प्रेड होल्डिंग का कॉन्सेप्ट चेक करना हम लोग को, मतलब क्या, जो हमारा साइज ऑफ होल्डिंग है, एब्सोल्यूट साइज ऑफ होल्डिंग और बाकी रिलेटिव साइज ऑफ होल्डिंग, उससे कंपेयर किया जाए तो कोई सामने आ ही नहीं सकता, वाइड पूरा फैला हुआ है शेयर होल्डर्स ये लोग, और ये लोग सामने आ नहीं सकता डिसीजन लेने के लिए, मुझे रोक नहीं सकता है सब मिलकर, तो फिर मेरे पास ही कंट्रोल है, बात खत्म। और पोटेंशियल वोटिंग राइट हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और पहले यहाँ तक नोट्स हम लोग एक बार पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बोलता पावर अराइजेस फ्रॉम राइट्स, ऑब्वियस सा बात है।
To have power over an investee, an investor must have existing rights that give the investor the current ability to direct the relevant activities. Various form of rights are power through voting right, power through voting right की पहले बात करेंगे, और उसमें भी power with majority of voting rights. Generally investor gets power through voting rights. Generally ये होगा, देखो 99% ऑफ द केसेस में यही होता है कि जिसके पास वोटिंग पावर है उसी के पास वोटिंग राइट्स उन्हीं के पास होगा ना, है ना. इन फॉलोइंग केसेस पावर कम्स थ्रू वोटिंग राइट. तो अगर कंपनी में इस तरह से डिसीजन लेते हैं हम लोग तो इसका मतलब यहाँ पर वोटिंग राइट से पावर आता है, और 99% केस में ऐसे ही होगा. रिलेवेंट एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड थ्रू वोटिंग राइट्स. वोटिंग राइट से रिलेवेंट एक्टिविटी डायरेक्ट होता है, या फिर मेजोरिटी ऑफ गवर्निंग बॉडी दैट डायरेक्ट्स रिलेवेंट एक्टिविटीज आर अपॉइंटेड बाय मेजोरिटी ऑफ वोट्स. अगर मेजोरिटी ऑफ वोट्स ही होगा, ओवर पास करके होगा, तो फिर मैं अकेला हाँ बोल दिया, काम खत्म ना, 60% मेरे पास, 55% मेरे पास ही था, डन. बट ये पावर फिर भी हमारे पास आ सकता है अगर हम लोग के पास मेजोरिटी वोटिंग राइट्स नहीं है. कब? जब कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हो विद अदर वोट होल्डर्स, not having majority on their own but have contractual agreement from other vote holders that gives it sufficient power over the investee. Rights from other contractual agreement, इन लोगों के पास अदर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, लिख लो बगल में सूर्या दादा, है ना. Size of investors voting right, one should consider size of investor holding of voting relating to size dispersion of holding of other vote holders. मतलब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ये चल रहा है यहाँ पर वाइड स्प्रेड होल्डिंग का. इट मीन्स इन्वेस्टर हैव वोटिंग राइट्स बट सच वोटिंग राइट्स आर नॉट मेजोरिटी राइट्स. स्टिल इन्वेस्टर कैन कंट्रोल द इन्वेस्टी इफ अदर पर्सन्स होल्डिंग वोटिंग राइट्स आर वाइड स्प्रेड, पूरा फैला हुआ है, नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, due to which investor is getting unilateral power being single large shareholder, and such other voting right holders have low participation, वो आ ही नहीं सकते सामने, है ना. तो this can be called as investor has the absolute size of voting rights and relative size of other investor is low. तो ऐसे केस में बोल देंगे नहीं के पास है. बट अब आओ बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कि पोटेंशियल, अच्छा ये तो पढ़ लिया ना, पोटेंशियल वोटिंग पढ़ लिया हम लोग. सच राइट्स अराइज फ्रॉम कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो पढ़ लिया हम लोग स्टार्ट में, यार करंट एबिलिटी के टाइम पढ़े हम लोग, ठीक है. बट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पावर अदर देन फ्रॉम वोटिंग राइट्स. वोटिंग राइट के अलावा कौन सा पावर हो सकता है. बट इसके पहले और मैं तुमको शॉर्ट में समझाता हूँ यहाँ पर सब्सटैंटिव वाला पोर्शन, कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है ये वाला. तो देखो ये जो है ना सब्सटैंटिव है ना, कि ये ध्यान रखना कि जो राइट्स आपने अभी पढ़ा और जो पढ़ोगे अभी वो भी, दोनों ही राइट्स सब्सटैंटिव हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव हो सकते हैं. सब्सटैंटिव का मतलब क्या होता है, करेंट एबिलिटी है हमारे पास, हमारे पास करेंट एबिलिटी है कि हम लोग इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं. जैसे हमारे पास पैसा भी है, अगर कन्वर्टेबल मान लो डिवेंचर, हमारे पास पैसा भी है ना, हमारे पास पैसा भी है कि हम लोग जो है यहाँ पर खरीद सकते हैं, कन्वर्ट करवा सकते हैं इनको एक्सरसाइज प्राइस को पे करके, और हमारा इंटेंशन भी है तो ही हो पाएगा यहाँ पर, है ना. तो सब्सटैंटिव का मतलब क्या होता है, फॉर अ राइट टू बी सब्सटैंटिव द होल्डर मस्ट हैव द प्रैक्टिकल एबिलिटी टू एक्सरसाइज दैट राइट. अब समझो बहुत बार ना हमारे पास राइट तो है बट उसको हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते. ये समझो आप ही के पास राइट है, समझो ये वाला जैसे हो गया, जैसे ये वाला हम लोग पढ़े अभी, ठीक है. आप हो सूर्या दादा, आप ही के पास राइट है, केएमपी को हटा सकते हो आप, आपको राइट दे रखा है लोग से होल्डिंग एग्रीमेंट के थ्रू आपको लोग राइट दे रखा है. बट वो जो केएमपी आके बैठा है ना, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है ना. अगर आप उसको हटाए ना, आपको देना पड़ जाएगा 100 करोड़ का पेनल्टी. कितना पड़ेगा आपको, 100 करोड़ का पेनल्टी. आपके पास पैसा ही नहीं है इतना, मतलब फाइनेंशियल पेनल्टी और इंसेंटिव इतना ज्यादा है ना कि मतलब आपका खेला हो जाएगा, आप दे ही नहीं पाओगे पैसा इतना. मतलब आप चाह के भी आप उसको हटा नहीं सकते हो. मतलब क्या, आपके पास राइट तो है बट वो प्रैक्टिकली आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो. मतलब ये राइट सब्सटैंटिव है ही नहीं. मैं क्या बोला था आपको, सब्सटैंटिव कब माना जाएगा, जब आपके पास फाइनेंशियल भी यहाँ पर अवेलेबिलिटी हो और साथ ही साथ आपका इंटेंशन भी हो ये काम करने का, तभी जाके आप बोल सकते हो प्रैक्टिकली एबल है हम लोग इसको करने को, और राइट हमारा सब्सटैंटिव है. सब्सटैंटिव अगर नहीं है राइट तो फिर कोई काम का नहीं है राइट आपका ये, है ना. हाई एक्सरसाइज और कन्वर्जन प्राइस, डेट इक्विटी हम लोग मतलब कन्वर्ट तो करवा सकते हैं बट बहुत ज्यादा एक्सरसाइज प्राइस है इसका. टर्म्स एंड कंडीशन जो कि हम लोग को अनलाइकली लगता है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं. जैसे मान लो क्या हुआ, आप अगर 3 साल के पहले आप हटा नहीं सकते किसी को, भले आपके पास राइट है,
आपका बड़ी राइट है, बट टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ 3 साल का पहले आपने किसी को हटाया तो आपको एक तो कॉम्पनसेशन देना ही पड़ेगा, वो तो चलो है ही, पेनल्टी तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ में आपको उनको अदर जॉब देना पड़ेगा किसी और कंपनी में, आपके टर्म्स एंड कंडीशन में पहले ही लिखा हुआ है ऐसा। तो ये तो फिर आप फंस गए ना, आप नहीं कर सकते हो ऐसा। या फिर लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के तहत आप नहीं कर सकते हो, या फिर कोई और भी ऑपरेशनल बैरियर्स आपका आ रहा है, तो मेरा जो भी है, जैसे ऑपरेशनल बैरियर कैसे आपका आ रहा है, जैसे बोला ना आपने अदर वोट होल्डर से मैंने एग्रीमेंट कर रखा, बट भाई वो आपके हाथ में ही नहीं, वो लोग काम ही नहीं करेंगे आपके हिसाब से, तो फिर बात ही खत्म ना, कहेगा फिर राइट। ठीक है। इन केस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ राइट्स रिक्वायर्स अग्रीमेंट ऑफ मोर देन वन पार्टी, देयर शुड बी अ मैकेनिज्म इन प्लेस दैट प्रोवाइड्स दोस पार्टीज विद द प्रैक्टिकल एबिलिटी टू एक्सरसाइज देयर राइट्स व्हेन दे चूज टू डू सो। मतलब क्या, समझो आप एक चीज, नॉर्मली हम लोग ये बोलते हैं कि मीटिंग बुलाना पड़ेगा ना, तब तो यहाँ पर राइट हम लोग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। आपके पास मीटिंग बुलाने का राइट नहीं है, मीटिंग बाकी लोग बुलवा नहीं रहा, खत्म ना, फिर तो कैसे करोगे फिर आप, बात समझ में आ रहा है क्या? तो प्रैक्टिकली एबल होना चाहिए, और कोई मैकेनिज्म अगर है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, फिर आप लोग वहाँ पर एक्सरसाइज उसको हम लोग कर सकते हैं, है ना। और ये बात ध्यान रखना कि ये काम करने से आपको बेनिफिट होगा, ईगो में आके नहीं कि हम उसको बर्बाद कर देंगे, ऐसा नहीं चलता प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है ना, वो मूवी में चलता है सब चीज। आपको ही फायदा होना चाहिए काम करने से, फिर आप ये कर सकते हो, है ना। आपको भी लग रहा है कि मत, तभी तो बोलते हैं इंटेंशन का मतलब क्या होता है, कि फायदा दिख रहा है तभी तो हम लोग काम करेंगे वाला, बात समझ में आ रहा है क्या, फायदा दिखना चाहिए हम लोग को, डन क्या। अगर समझो बोलता है क्या, व्हाइल असेसिंग पावर इन्वेस्टर शुड आल्सो कंसीडर द सब्सटैंटिव राइट हेल्ड बाय अदर इन्वेस्टर, ये ध्यान रहे, है ना, कि जब आप अपना पावर देख रहे हो ना, जैसे मान लो आपके पास अभी 50% से ज्यादा है, और आप पूरा नाच रहे हो कूद रहे हो, कौन बोलेगा मेरे सामने, देख लेते हैं कौन क्या बोलेगा, ध्यान रहे अदर लोगों का, बाकी लोगों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सर बाकी लोग ध्यान में समझे नहीं, आपके पास मान लो 52% है, किसी एक के पास 45% है और दूसरे के पास 3% है, 100% का हो गया। जिसके पास ये 45% है ना, जिसके पास ये 45% है ना, उसके पास राइट है, उसके पास राइट है कि वो आपका भी 10% खरीद सकता है, और आपको देना पड़ जाएगा उस समय, और उसके लिए ये एक्सरसाइजेबल है। तो ध्यान रखना, जब कूद रहे हो ना, तो दूसरे का भी सब्सटैंटिव राइट ध्यान में रखना, पैसा भी उसके पास खरीद भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसको। तो मतलब सब्सटैंटिव राइट दूसरे का देखना जरूरी है हम लोग को, मतलब क्या, आगे चल के मान लो बोनस से डिस्ट्रीब्यूट होगा, आगे चल के मान लो राइट शेयर है, ठीक है, और आपको पता आप खरीद नहीं सकते हो, ये खरीद लेगा, तो फिर ऐसे में सब्सटैंटिव राइट देखना आपको। द अदर इन्वेस्टर मे नॉट बी एबल टू इनिशिएट द डिसीजन अबाउट एक्टिविटीज ऑन देयर ओन, बट दे मे प्रिवेंट द इन्वेस्टर फ्रॉम टेकिंग डिसीजन। हो सकता है ना, जैसे होता है ना, हमारा 12 लोग थे और 5-5% वाले, हम उन लोग को रोक देंगे, वो नहीं सुनेंगे आपका बात, तो फिर वहां भी खत्म। अगर देखो आपके पास प्रोटेक्टिव राइट है, सब्सटैंटिव नहीं, प्रोटेक्टिव है, फिर हम लोग इसको नहीं मानते, आपके पास करंट एबिलिटी एग्जिस्टिंग राइट नहीं मानते इसको हम लोग। ये समझो प्रोटेक्टिव राइट का मतलब क्या हो सकता है, कि आप अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए, बस इंटरेस्ट मतलब अपना हित, अपना प्रॉफिट बचाने के लिए बता कर रहा, और कुछ नहीं, आपको कोई पावर वावर नहीं है सब। जैसे मान लो क्या हुआ, आपने लोन दे रखा है ह्यूज है, आपने एक लोन दे रखा है, तो लोन दे के रखा है ना, ऐसा में तो क्या होता है, कुछ एक डिसीजन लेने के पहले आपका कंफर्मेशन उन लोगों को चाहिए, और कुछ नहीं। तो ये तो बस आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपना राइट, ये प्रोटेक्टिव राइट है ये सब चीज, ये सब्सटेंटिव राइट नहीं है आपका। Protective rights are right designed to protect the interest of the party holding those rights without giving that party power over the entity which those rights relate. For example, जैसे ये वाला देखो, अगर आप a lender's right to seize the assets of a borrower if the borrower defaults in the payment of the loan installment, तो भाई आप वो asset seize कर लेना, आपके पास पावर थोड़ी है वो entity। ये समझो क्या हुआ, मान लो ए बी सी, है ना, ए बी सी और डी, मान लो सी और डी के पास पावर है रिलेवेंट एक्टिविटीज को मतलब डायरेक्ट करने का, और अगर सी और डी में कोई फ्रॉड कर दिया, कोई डिफॉल्ट कर दिया, तो फिर ए के पास पावर आ सकता है। तो प्रोटेक्टिव राइट है ये सब। A right exercisable by an investor only in the event of fraud or default by the other investors having power to take decision about relevant activities, जैसे प्रोटेक्टिव राइट में आता है। इन सबको लोग सब्सटेंटिव राइट नहीं बोल सकते, मतलब क्या, इसमें से जितना भी आपने पढ़ा ना, जहां जहां आपने पढ़ा, इन सब में सब्सटेंटिव होना जरूरी है। जैसे मान लो करंट एबिलिटी हम लोग बोलते हैं ना, कि पोटेंशियल वोटिंग राइट से भी आ सकता है, बट ध्यान रखना सब्सटेंटिव होना चाहिए वो राइट, है ना, सब्सटेंटिव होना चाहिए वो राइट। जहां जहां आपने पढ़ा सब जगह सब्सटेंटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सब्सटेंटिव मतलब अपना देखना है, सब्सटेंटिव दूसरा का भी चेक करता है ना, कहीं इसके पास राइट है ना कि वो बन जाएगा मेजोरिटी वोटिंग होल्डर, वो भी आपको चेक करना हमें सब। ठीक है, अब आओ चेक करते हैं यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, कि कब कब आप जो है ना यहाँ पर बन सकते हैं, मतलब यहाँ पर
कंट्रोल आप कर सकते हो, पावर अगर इन्वेस्टी का आ सकता है विदाउट हैविंग मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स या फिर विदाउट हैविंग वोटिंग राइट्स। तो मेजोरिटी बात समझ लिया हम लोग बात करना बिना वोटिंग राइट कैसे होगा। तो देखो एक तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, है ना। जैसे मान लो सूर्या दादा है ना, सूर्या दादा 30% क्या कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किए हैं तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, वो लोग मसीहा बना के रखे उसी को। आपका स्पेशल रिलेशन है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी, हमारा सीईओ कॉमन है, हमारा मान लो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का सीईओ कॉमन है, और ए लिमिटेड जो है ना अपने सीईओ को ऑब्वियसली कंट्रोल करता है, मान लो हर चीज़ के बारे में बताता है और बात मतलब इनसे करवाता है। तो आप समझो क्या होगा, बी लिमिटेड जो है ना ये कंट्रोल हो ही रहा है ए के द्वारा, क्योंकि ये जो यहाँ पर सीईओ है ये तो इसी का बात सुनेगा, ए का ही बात सुनेगा। द इन्वेस्टर कैन अपॉइंट और अप्रूव द इन्वेस्टर्स केएमपी हु कैन डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज। मान लो ए के पास पावर है, यही अपॉइंट करेगा केएमपी को, बाकी लोग को नहीं, केएमपी को मान लो। द इन्वेस्टर कैन डोमिनेट द नॉमिनेशन प्रोसेस ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इन्वेस्टी, या इन्वेस्टर का जो है ना रिलेटेड पार्टी है, मतलब सेम सीईओ दोनों का, ये भी चलेगा, केएमपी रिलेटेड पार्टी है। अब बस पहले हम लोग ये जानना है कि ये क्या है, और इसके लिए हम लोग को एग्जाम्पल लेना पड़ेगा समझने के लिए। देखो यहाँ पर अब क्या बोलता है, ध्यान दो। समझो हम लोग का मान लो ना, हम लोग को जब भी ऐसा रहेगा कि हम लोग का वोटिंग राइट से कोई मतलब नहीं है ना, डिसीजन जो होगा वो कोई और ही ले रहा है, वोटिंग राइट से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे केस में जो बंदा डिसीजन ले रहा है उसी के पास पावर ओवर इन्वेस्टी है। तो इसका मतलब क्या, वो समझे, सो मतलब क्या है सब आप समझो ध्यान से। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्या, जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मैं सीए और सीएमए के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बाकी बच्चों को मैं भी फिलहाल अभी मान लो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बट अब क्या होता है, हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, और बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा जो रीजन है ना वो पता है क्या है, जो हम लोगों को एजुकेशन मिल रहा है और जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोगों को चाहिए, प्रैक्टिकली जो काम होगा, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। जो बुक में हम लोग, जो बुक इस लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए, मार्क्स लाने के लिए, और जो प्रैक्टिकली चल रहा है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हाँ बट ये हमारे केस में सी एस सी एम में सी एस हम लोग केस में सब नहीं अप्लाई होता है। रीज़न ये है कि हम लोगों का जो कोर्स डिज़ाइन किया हुआ वो प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से पूरा डिज़ाइन किया हुआ कोर्स, और उसके साथ साथ हम लोग ट्रेनिंग भी करते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग जाकर काम भी करते हैं, तो हमें पता है ये सब चीज़ कैसे क्या होता है। बट समझो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अदर भी कोर्सेस हैं, अब सब तो सी एस सी एम में सी एस ही नहीं कर रहा ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बीकॉम कर रहे हैं, अदर अदर कोर्सेज कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जगह ऐसा दिक्कत आ जाता है जहाँ पर एजुकेशन और प्रैक्टिकल लाइफ का रिक्वायरमेंट में बहुत बड़ा गैप है। तो अब क्या हुआ देखो, हम लोगों को जो बोलते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, आप ना अगर ढंग का लोग अगर देखने जाओ अपने ही एंटिटी के लिए, काम के लिए, आपको सही में देखो लोग आपको नहीं मिलेंगे, है दिक्कत इस चीज़ का। मतलब एंटिटीज का ये शिकायत है, कंपनीज का ये शिकायत है कि हमें अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, और लोगों का ये शिकायत है हमें जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। कि रीज़न पता है क्या है, ये लोग जो हैं स्टार्ट में चाहते हैं कि हमें 50,000 सैलरी मिल जाए, 30,000 सैलरी मिल जाए। बट आप एक चीज़ ध्यान रखो, आपको कोई भी अगर 50,000, 30,000, 40,000, 1 लाख रुपए सैलरी अगर पे कर रहा है तो वो समाज सेवा करने नहीं बैठा, वो आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा है। आप उसको उसका 2x आप उसको कमा के देते हो। अगर 50 आपको सैलरी वो दे रहा है तो आपका जिम्मेदारी आप उसको 1 लाख रुपए कमा के दोगे आप, तब आपको वो 50 देगा। तो आप समझो आपका एजुकेशन आपने 90% मार्क्स स्कोर करा है, बट उसका मैं क्या करूंगा अगर आप प्रैक्टिकली यहाँ पर काम ही नहीं कर सकते हो, तो दिक्कत तो आएगा ना, दिक्कत तो आएगा ना। तो अब क्या करते हैं, मान लो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, मोदी जी हम लोग को कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं अविनाश जी, बोले हाँ सर बोलिए सर, आप हमारा एक काम करेंगे, बोले जरूर करेंगे सर, क्या बात कर रहे हैं आप, है ना, अगर मौका मिला हम लोग जरूर काम करेंगे सर, बताइए क्या करना है। बोले देखिए हम लोग हर एरिया से कुछ फैकल्टीज को चुन रहे हैं, जो लोग क्या करेंगे ना, जो लोग ऐसे ऐसे बच्चों को जिन लोगों का प्रोफेशनल एजुकेशन जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जो देखो हर कोई तो अब सी ए में नहीं कर रहा है, तो हम लोग चाहते हैं हर बच्चे को जो ग्रेजुएट है, जो 12th पास है, हर बच्चे को जॉब मिले। बोला हाँ सर बहुत अच्छा सोच है, फिर क्या करें सर, हम इसके लिए बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो बोलते हैं क्या कि देखो
आप जो है ना यहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चों को आप उनको सिखाओ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिकल लाइफ का। जैसे आप उनको टैली सिखाओ, आप उनको जीएसटी का नॉलेज दो, है ना, ऐप में कैसे ये सब काम हो रहा है, रजिस्ट्री रिटर्न कैसे फाइल हो रहा है, आईटीआर कैसे फाइल होता है, आप ये सब चीज इनको सिखाओ। बोलो ठीक है सर, है ना। मतलब आप सिखाओ इनको, जो नॉर्मली मान लो ये सब काम कराने का अगर आपको लगता है कि आपका इतना टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, आपका जो कॉस्ट लग रहा है ये सब मिला के पर बच्चे का फीस आता है 20,000 रुपया ना, तो आप उस बच्चे से सिर्फ 3 या 4 हजार रुपया ही लो ताकि वो सीख पाए। मतलब मोदी जी बहुत अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आपका सोच बहुत अच्छा है। और वो भी क्यों हम लोग कर रहे हैं कि ये बच्चा लोग के पास जॉब तो है नहीं, कहाँ से पैसा देगा इतना इतना, है ना। अभी तो जॉब के लिए चाहिए ना इनको। आप इनको 3-4 हजार रुपया ही दो, ठीक है, बट अब दिक्कत तो मेरा आ गया, सर हम कैसे काम करेंगे, सर आप बताइए, आप बताइए सर हम कैसे काम करेंगे, मेरा भी तो नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। बोले, सर देखो देश हित के लिए काम है, कुछ आप थोड़ा सा झेल लो नुकसान, कुछ हम झेल लेंगे। बोले, सर मतलब एक काम करो, इन बच्चों का आप अगर ले रहे हो मान लो 4 हजार रुपया फीस, आपको और 10 हजार रुपया गवर्नमेंट तरफ से आपको मिलेगा हर एक बच्चे को पढ़ाने का, तो 14 हजार रुपया आपको मिल गया। तो 6 हजार रुपया नुकसान थोड़ा आप सह लो, गवर्नमेंट 10 हजार अपना कॉस्ट सह लेगा। ऐसे करके क्या होगा, हम लोग समाज में थोड़ा सा काम हम लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर अब इसको जो मेरा बैनर है ना अविनाश लाला क्लासेस, मैं उसके अंडर इसको नहीं चला सकता, मुझे अलग से कोई एंटिटी बनाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, आप अलग से एंटिटी बनाओ, ठीक है ना, अलग से एंटिटी बनाओ। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर आप बताओ क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, फिर इन लोगों को कितना फीस प्रोवाइड करिए, सब कुछ मुझे डायरेक्टिव्स मान लो आप गवर्नमेंट से आ रहा है। ये मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। अगर कल के दिन में ये बोल दिए मोदी जी कि इन बच्चों का खाली 2 हजार रुपया फी लेना है, तो मोदी जी इतना हम लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि बाकी 12 हजार मोदी देंगे, मतलब 14 हजार तो करवा ही देंगे फीस। तो एक्चुअल में फीस क्या चार्ज करना है ये सब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। मेरे पास वेरिएबल रिटर्न्स का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो फिक्स रिटर्न हो गया फिर तो। बस है हमारा क्या, हम उनको ये तक बोले कि सर देखिए अगर एक मतलब एक नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना अगर नहीं आया तो फिर मेरा नुकसान होगा टाइम का, जो मैं ऑलरेडी अपने बैचेस को पढ़ा कर मैं कमा रहा हूँ वो तो मेरे पास चल जाएगा ना। मतलब कोई दिक्कत नहीं, आपका बैच का मिनिमम फी अगर आप 5 लाख कमाते हो तो इतना चलो हम लोग आपको दे देंगे, नहीं बचा है तो भी इतना दे देंगे हम लोग आपको। हमने हाँ तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे पास कोई रिस्क है ही नहीं ना, ना डिसीजन मेकिंग मेरे पास है। अब ऐसे में समझाओ, भले ही मेरे पास इस कंपनी का जो यहाँ पे नया एंटिटी मान लो एएलसी, एएलसी मान लो न्यू करके मैंने एक कंपनी बना दिया, ठीक है, तो इसका मान लो 80% होल्डिंग मेरे पास, 20% मेरे वाइफ के पास, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, डिसीजन तो हम ले ही नहीं रहे। तो इस सेक्शन में इस कंपनी में वोटिंग राइट्स से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। सोचो आपको मोदी जी एकदम कॉल करे अपने आवाज में, मेरा प्यारा देशवासी, हाँ ऐसे करके आपको फोन कर रहे हैं कि अविनाश जी आप बच्चों को पढ़ाइए और जो पैसा है वो सरकार देगी, ऐसे करके अगर बोल रहे हैं तब ऐसे में आदमी होता पिघल जाता है यार कि थोड़ा देश हित में है तो काम कर देंगे हम भी लोग। पर समझो ऐसे केस में हम हमें भी तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है ना, तो बोलते हैं कि आप भी थोड़ा नुकसान झेलो हम भी थोड़ा झेलते हैं ना फिर, है ना, दोनों मिलके काम करेंगे, क्या दिक्कत हुआ, मतलब सोचो लोगों को कितना भला हो जाएगा। मैं बोला सर आपका आपका जो यहाँ पर बात है वो बढ़िया है, बट हमें भी नुकसान तो हो रहा है, चलो ठीक है हम भी तो नुकसान हम लोग सह लेंगे, है ना। अब आप पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ, when voting rights cannot have a significant effect on the on an investor's return। आप देख रहे हो यहाँ पर वोटिंग राइट तो यहाँ पर कुछ डिसीजन ले लेगा, मेरे पास 80% होल्डिंग है, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता उस कंपनी में तो। देन द इन्वेस्टर शैल कंसीडर फॉलोइंग फैक्टर्स टू डिटरमिन वेदर इट हैज द पावर ओवर द इन्वेस्टी। पर्पस एंड डिजाइन ऑफ द इन्वेस्टी, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेवेंट एक्टिविटीज, पढ़ाना लोगों को, मतलब एजुकेट करना, उनको जॉब के लिए रेडी बनाना। और इसके लिए डिसीजन कौन ले रहा है, हाउ डिसीजन अबाउट रिलेवेंट एक्टिविटीज आर मेड, तो मोदी जी ले रहे हैं यहाँ पर, तो गवर्नमेंट ले रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हु हैज द करंट एबिलिटी, मोदी जी। हु रिसीव रिटर्न्स फ्रॉम द एक्टिविटीज, और रिटर्न जो फाइनल रिटर्न है वो तो ले रहे हैं हम लोग, लेकिन आप एक चीज समझो, ये जो गवर्नमेंट इतना कर रहा है किसके लिए, अपने लिए भी कर रहा है, लोगों के लिए भी तो कर रहा है ना, दोनों के लिए कर रहा है ये तो।
एक्चुअल में फायदा जो है वो तो लोग ले रहे हैं, हाँ, और गवर्नमेंट अपना नाम बना रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर आपको ये सब चीज हेल्प करता है, सिर्फ यही सब नहीं है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो पर्पस एंड डिजाइन ऑफ द इन्वेस्टी हम लोग को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको लेकर भी एक क्वेश्चन यहाँ पर आई थिंक है यहाँ पर, इसे यहाँ देखो। बोलता है PQR Limited has entered into a contract with the state government to construct power plant and distribute electricity generated from the plant to the household of the state। ठीक है। For this, PQR Limited has set up a new entity, XYZ Limited. PQR Limited was involved in the design of XYZ Limited. The decision related to the relevant activities of XYZ, that is, how much electricity to generate or price at which units of electricity to be sold to customer, are not determined by the voting rights. Relevant activity ऐसा क्या है इन लोगों का? relevant activity क्या है इन लोगों का? तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ यहाँ पर? हम लोग बोलेंगे relevant activity इनका है कितना जनरेट करे, लोगों को कितना प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट करवा दे। बोलना वेदर पीक्यू लिमिटेड हैज द पावर ओवर एक्सवाइजेड, तो यहाँ से क्लियर तो हो नहीं रहा इस बात से। बताओ पहले डिसीजन कौन लेता है? हम लोग क्या बोलेंगे, जो डिसीजन लेता है वही रहेगा। मान लो गवर्नमेंट बताएगा अगर कितना जनरेट करना है कितना बेचना है, फिर तो गवर्नमेंट के पास पावर आ गया। PQR Limited was involved in the design of the XYZ Limited, बात सही है। Accordingly, its involvement in the design may indicate that investor had the opportunity to obtain rights are sufficient to give it the power over the investee, हम लोग बोल सकते थे। But however, being involved in design of XYZ Limited alone is not sufficient to give power over the power क्या बोलते हैं यहाँ पर, पावर ओवर द इन्वेस्टी, है ना। अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू गिव PQR Limited कंट्रोल ओवर XYZ Limited, एंड हेंस अदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हम लोग को चाहिए होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वगैरह क्या है हम लोग को और भी देखना पड़ेगा यहाँ पर बैठकर। तो सिर्फ इससे काम यहाँ पर नहीं चलने वाला, तुम लोग फाइनल डिसीजन लोग यहाँ पर इसके बेस हम लोग नहीं ले सकते। क्लियर है क्या? चलो यहाँ पर बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ये मैं डिस्कस करूंगा अभी। पहले आओ बाकी चीजें पढ़वा दूं आपको। आई थिंक अब आपको पूरा ये अच्छी तरह से क्लियर है, ठीक है। अब ना ये पूरा पावर ओवर इन्वेस्टी हम लोग खाली पढ़े, पता आपको, सिर्फ पावर ओवर इन्वेस्टी हम लोग अभी तक पढ़े, बट बाकी तो 5 मिनट में कवर होगा। अब देखो इसके लिए पावर ओवर इन्वेस्टी ने यहाँ पे मस्त एक चार्ट बनाया हुआ, आप इसी से पूरा समझ जाओगे। आप देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, पावर ओवर इन्वेस्टी का मतलब क्या होता है, आपके पास एग्जिस्टिंग राइट है और आपको समझ में आ रहा है कि ये सब्सटैंटिव होना चाहिए, है ना, सब्सटैंटिव होना चाहिए, जो आपको करंट एबिलिटी देता है और जिससे आप रिलेवेंट एक्टिविटीज का डिसीजन ले सकते हो। क्या होता है रिलेवेंट एक्टिविटी? एक्टिविटीज हैविंग सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द रिटर्न्स, इन्वेस्टर्स रिटर्न। तो आप यहाँ पर आओ देखो, अगर यहाँ पर बोलता है अगर 1% के पास है तो बढ़िया है, अगर एक से ज्यादा है तो ये शेयर्ड कंट्रोल है, बट ये जॉइंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और 2 और मोर% के पास यूनिलैटरल पावर अगर है डायरेक्ट करने का, मतलब 3 लोग है, 3 एक्टिविटी डिसाइड हुआ, 3 लोग हैं, 3 एक्टिविटी डिसाइड हुआ, तीनों में कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बात करना पड़ेगा। दे शुड डिसाइड दैट विच एक्टिविटी इज मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ द इन्वेस्टर्स रिटर्न। क्लियर है चीज? यहाँ आते हैं, क्या मिलना चाहिए आपको? करंट एबिलिटी आपके पास होना चाहिए, कैन टेक डिसीजन व्हेन नीडेड, है ना, जब डिसीजन लेना हो तब ले सके डिसीजन। अगर एक्टिविटीज प्री डिटरमिन्ड अगर है तो बोलता है कि हाँ प्री डिटरमिन्ड है एक्टिविटीज, तो ऐसे में चेक करो हु कैन टेक डिसीजन इन केस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट हैपन, जब फेल होगा तो कौन लेगा, और नहीं तो कौन कंटिन्यूअस डिसीजन ले सकता है उसके बारे में बात करो। कोई प्री डिटरमिन्ड नहीं एक्टिविटी हमारा तो कौन कंटिन्यूअस डिसीजन लेगा उसके बारे में बात करो। फिर देते हैं हम लोग एग्जिस्टिंग राइट्स, ये वोटिंग के थ्रू आ सकता है, अदर राइट से आ सकता है। अदर में देखे हम लोग पर्पस एंड डिजाइन देखे, हम लोग एग्रीमेंट देखे, स्पेशल एडिशन देखे, सेम सीईओ वगैरह है ऐसे। तो वोटिंग राइट्स में देखे हम लोग क्या बताओ कि डिसीजन जो हम लोग को लेना है बेस्ड ऑन वोटिंग राइट है, तो बोलता है हाँ, और अगर मेजोरिटी है तो बात हो गया, लेकिन मेजोरिटी नहीं है सर, तो आप देखो अग्रीमेंट विद अदर वोट होल्डर्स, है ना, अग्रीमेंट विद अदर वोट होल्डर्स भी देखो, और साथ ही साथ आप क्या करो, साथ ही साथ आप कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट भी देखो। पोटेंशियल वोटिंग राइट आप चेक करो, याद रहे पोटेंशियल वोटिंग राइट ये फिर आपका सब्सटैंटिव होना चाहिए, है ना। साइज ऑफ होल्डिंग आप देखो, है ना, एब्सोल्यूट ऑफ द इन्वेस्टर एंड रिलेटिव ऑफ द अदर्स, यहाँ से भी काम आपका हो सकता है। 40% मेरे पास है, बाकी लाखों लोगों में फैला हुआ है, कनेक्ट वो लोग हो ही नहीं सकते दूसरे से। वो लोग क्लियर हुआ क्या? बढ़े क्या आगे हम लोग? यस सर बढ़िया। चलो आ जाओ, अब जो बाकी आओ चलो कवर करते हैं इसको। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये वेरिएबल रिटर्न होना चाहिए, फिक्स रिटर्न के बारे में बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग का जो सिग्निफिकेंट, जो हमारा मतलब सिग्निफिकेंटली जो अफेक्ट करेगा हमारे वेरिएबल रिटर्न्स को, उसके बारे में बात चलेगा, ठीक है। इन्वेस्टर शुड हैव एक्सपोज टू और हैज राइट टू वेरिएबल रिटर्न्स, नॉट ओनली बेनिफिट, मतलब रिटर्न मतलब लॉस भी यहाँ पर आएगा। एंड मस्ट हैव पोटेंशियल टू वेरी अ रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन इन्वेस्टी, मतलब क्या, यहाँ पर वो वेरी करवा सकता है, अपना डिसीजन ले लेगा तो चेंज कर सकता है ना एक्टिविटीज को, तो वहाँ से रिटर्न हमारा चेंज होगा। मान लो कोई डिसीजन ले ले मेरे बारे में कि भाई देखो तुम अकाउंट्स पढ़ाओ,
है ना। मान लो मैं टैक्स भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, बट अभी फिलहाल तो मैंने बंद कर रखा है टैक्स, क्योंकि टाइमिंग की वजह से, ठीक है। मैं वापस से टैक्स फिर से स्टार्ट में करने वाला हूँ बहुत जल्द अब, ठीक है। तो समझो क्या होता है यहाँ पर, अब मान लो ये डिसीजन मैंने तो खुद लिया था, बट मान लो कोई मुझे बोल रहा है कि नहीं, टैक्स तुमको नहीं पढ़ाना, तुमको सिर्फ तुमको अकाउंट्स पढ़ाना है, फिर तो हो गया ना, रिलेवेंट एक्टिविटीज का डिसीजन कौन ले रहा है फिर, जिससे कोई और ले रहा है। और मेरा यहाँ पे देखो, अगर आप वेरिएबल रिटर्न्स बहुत ज़्यादा फिट हो जाएगा फिर तो। An investor assess whether returns from an investee are variable and how variable those returns are on the basis of the substance of the arrangement and regardless of the legal form of the returns। तो कैसे वो पैसा आ रहा है, ठीक है, लीगल फॉर्म का बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, बट ये बात हम लोग को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट तो करेगा हमारे वेरिएबल रिटर्न्स को। सर आपने टैक्स क्यों छोड़ दिया, है ना, टैक्स इसलिए छोड़ा बेटा, ये टाइमिंग की वजह से। आप देख रहे हो ये सब जो नोट्स वगैरह बनता है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है ना। तो बहुत जल्द मैं वापस से स्टार्ट करूंगा, ये सब नोट्स जैसे पूरा बन जाएगा ना, सब कुछ अगर हो जाएगा एक बार सी ए पर कंप्लीट, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इंटर का पूरा हो ही गया, वापस से टैक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्या बोलते हैं यहाँ पर, आपके पास एबिलिटी होना चाहिए। एबिलिटी मतलब समझो क्या होता है, नॉर्मली आप एक ही एग्जांपल से समझ सकते हो प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट का। आपके पास बहुत सारा पावर होता है, ठीक है, हम लोग देख के रखे, मान लो आप मेरे एजेंट हो, सब कुछ आप काम हमारे भी आप में कर रहे हो, बट एक बात बताओ, आप अपने मन से कुछ भी कर दोगे क्या? आप अपने मन से कोई भी डिसीजन ले सकते हो क्या? नहीं। आप अपने मन से डिसीजन कैसे ले लोगे? आप एफर्ट कर रहे हो हमारे रिटर्न को, मैं जानता हूँ आप जितना बिकवाओगे, हमने कमा रहे हो, वो सब चलेगा, सब कुछ ठीक है, बट आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट वाला हुआ तो वैसा वाला काम नहीं है, हम होना चाहिए ओनर, हम होना चाहिए कंट्रोल, जो कंट्रोल कर रहे हैं, बोलने का मतलब हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर आएगा यहाँ पर, है ना। एंड इन्वेस्टर कंट्रोल and investee if the investor not only has the power of investing and exposure to right or variable returns from its involvement which the investee but also has the ability to use the power to affect those returns, है ना, हम लोग उसको अफेक्ट कर सके फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट। ऐसा नहीं है कि बस खाली एजेंट है क्या, मान लो उसको मिल रहा है 10% कमीशन, और उसके पास पावर है, वो कहाँ बिकवाएगा नहीं बिकवाएगा पूरा पावर हम लोग उसको दे रखे हैं, ठीक है, इस चीज़ का पावर उसके पास है। बट एक चीज़ समझो, ये पावर को वो एक्सरसाइज कर सकता है खुद के बेचने के लिए और वो कमीशन लेने के लिए, मेरा सारा एक्टिविटी को वो नहीं कंसिडर कर लेगा, मतलब वहाँ पर डिसीजन ले लेगा उसके बारे में ना, वो तो उसका पावर होना चाहिए टू अफेक्ट दो रिटर्न। अगर पावर है कि यूज कर सकता है अपने पावर्स को, है ना, तो हम लोग बोल देंगे राइट्स को यूज कर सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ नहीं चलो वही हमारा कंट्रोलिंग पार्टी है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। डन क्या? अब दो तीन चीजें यहाँ बचा हुआ, ठीक है। एग्जेम्पशन, किसको एग्जेम्पशन मिल रखा है फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ सी एफ एस, जो हम लोग पढ़े ये सब कुछ था, बट इसके बाद भी एग्जेम्पशन मिलता है कुछ लोग को, जो समझो जैसे क्या होता है, समझो यहाँ पर, जैसे मान लो ये कंपनी है ए लिमिटेड, ये कंपनी है बी लिमिटेड, और एक कंपनी है सी लिमिटेड, ठीक है। अब क्या हुआ आप समझो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। ए लिमिटेड जो है वो होल्डिंग है ऑफ बी, और बी जो है वो होल्डिंग है ऑफ सी, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ए ही कंट्रोल कर रहा है सी को भी, है ना, ऑब्वियस सा बात है, कंट्रोल तो वही कर रहा है। बट अब जो है जो बी है ना, ये 100% शेयर लेके रखा है सी का, ठीक है। अब समझो क्या होता है, समझो ध्यान से क्या होता है। अब यहाँ पर जो बी है, अब यहाँ पर जो बी है ना, वो भी क्या है, वो भी आप मानो होल्डी ओन्ड है ए का, तो ये भी 100% लेके रखा है, ठीक है। अब क्या होता है, बी जो है कोई लिस्टेड एंटिटी नहीं है, बी कोई लिस्टेड एंटिटी नहीं है। और एक चीज समझना, अब आप यहाँ पर बी अगर चाहे ना, तो सी का कंसोलिडेशन वो नहीं कर सकता, अगर वो चाहे तो। जनरली देखो क्या होगा, बी को बनाना चाहिए ना सी एफ एस, बी को बनाना चाहिए सी एफ एस, क्योंकि सी उसका सब्सिडरी है, 110 तो यही बोलता है ना कि बी को बनाना चाहिए। बट बी क्या बोलता है समझो, वो एक लिस्टेड एंटिटी है नहीं, ठीक है, वो किसी और का होल्डी ओन सब्सिडरी, तो यहाँ पर मतलब होल्डी ओन यहाँ पर सब्सिडरी वो खुद भी है ना। और ये जो कंपनी है ए लिमिटेड ना, वो तो खुद सीएफएस बनाएगा ही, जिसमें वो इसको भी कंसीडर करेगा और इसको भी वो कंसीडर करेगा, क्योंकि वो अल्टीमेट पेरेंट है, क्योंकि वो अल्टीमेट पेरेंट है ना, तो वो तो कंसीडर सबको करेगा। वापस समझो देखो क्या होता है, यहाँ पर हुआ ए लिमिटेड, ये हुआ बी लिमिटेड, और ये हुआ सी लिमिटेड, ठीक है, सब 100% होल्डिंग है, ठीक है। तो जो बी है ना, एज पर 110, क्योंकि वो होल्डिंग है सी का, तो उसको सीएफएस बनाना चाहिए। बट अब वो क्या बोलता है देखो, कि हमारा अल्टीमेट जो पेरेंट है वो तो बना ही रहा है, और वो हमें भी कंसिडर करेगा और इसको भी तो कंसिडर करेगा ही वो, क्योंकि अल्टीमेटली कंट्रोल सबको वो कर रहा है, और हमको लिस्टेड एंटिटी है नहीं,
है ना। तब तो फिर कोई जरूरत नहीं है, तब तो फिर कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ फिर कोई जरूरत नहीं बनाए सर हम लोग, ठीक है चलो आपको एम से मिल जाएगा। बट एक चीज समझो, अगर बी जो है वो होल्डी ओन सब्सिडरी नहीं है, ये 90% होल्डिंग है, 10% माइनॉरिटी के पास है, मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, तब ऐसे केस में इन 10% लोग को हम लोग रिटर्न में भेज चुके हैं कि भाई हम लोग नहीं बना रहे हैं, आपको कोई भी आपत्ति है क्या। अगर ये 10% में से एक भी लोग, अगर एक भी अगर लोग यहाँ पर आपत्ति जता दिया, ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं हम लोग को चाहिए फिर सीएफएस, तो अब बनाना पड़ जाएगा इसको भी। अगर कोई भी आपत्ति नहीं जताता है और इनका प्रूफ है इनके पास कि हाँ ये लोग भेज रखा है सबको, है ना, जैसे मान लो मेल कर रखा तो दिखा दो सबको मेल अभी, तो अगर ऐसा है तो फिर बी को बनाने की जरूरत नहीं, ध्यान रहे बी जो है लिस्टेड एंटिटी नहीं होना चाहिए, है ना। और पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, बोलता है क्या, अ पेरेंट एंटिटी दैट मीट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नीड नॉट टू प्रिपेयर सीएफएस। कब कब, द एंटिटी इज होल्ली ओन सब्सिडरी ऑफ अनदर एंटिटी, जो बी है ना वो किसी और का, ए का होल्ली ओन सब्सिडरी है। एंड इन केस ऑफ पार्टली ओन, मान लो 90% ही होल्ड कर रखा है दूसरा वाला, entities should inform the remaining shareholders and they do not have any objection to the entity for not preparing CFS। उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है मत बना छोड़ दो, ये तो है सबको बना रहा है सबका ना, ठीक है। एंटिटी इज नॉट लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। अल्टीमेट जो पेरेंट है जो ए है, और यानी इंटरमीडिएट पेरेंट अगर मान लो, जैसे यहाँ पर अब तो 2 लेयर्स के ज्यादा अलाउड इन इंडिया, बट बाहर तो अलाउड है ही, मान लो इन सबके ऊपर एच है, तो अल्टीमेट पेरेंट हो गया एच, इंटरमीडिएट पेरेंट हो गया यहाँ पर ए लिमिटेड, है ना। तुम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, अल्टीमेट पेरेंट और इंटरमीडिएट पेरेंट इज प्रिपेयरिंग सीएफएस बेस्ड ऑन इंडियाज अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज इन विच सब्सिडरीज आर कंसोलिडेटेड और आर मेजर्ड एट एफबीटीपी। अब ये वाला चीज क्या होता है, ये पता है छोड़ दो अभी, एफबीटीपी वाला बस हमारा क्या, तो भी कंसोलिडेट हो ही रहे हम लोग को, तो फिर कोई जरूरत नहीं, आपको छोड़ सकते हो आप। और इसी ध्यान रखना, इंडेक्स 110 जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होता है, जो हम लोग मान लो कोई ट्रस्ट वगैरह बनाते हैं, अलग से कंपनी बनाते हैं, मान लो अपना पोस्ट एम्प्लॉयमेंट ये सब ग्रेचुटी फंड, पीएफ फंड, इन सब के लिए उन सब पे इंडेक्स 110 अप्लाई नहीं होता, भले हमारा एंटिटी है हम लोग कंट्रोल करेंगे उसको, बट इस पे इंडेक्स 110 मतलब ऐसे में आपको सीएफएस नहीं बनाना। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंडेक्स 110 डज नॉट अप्लाई टू पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान टू विच इंडेक्स 19 अप्लाइज। हम लोगों ने इंटर में पढ़ रखा था इंडेक्स 19, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा, मान लो डायरेक्ट आए 2016 सिलेबस से फाइनल में, कोई बात नहीं है, इंडेक्स 19 हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट को लेकर है। बस ये समझाता है वहाँ पर कि हम लोग को जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अलग अलग जो हम लोग बहुत बनाते हैं एंटिटीज, हम लोग उन लोग कंसिडर यहाँ पर नहीं करना, बस बात बात खत्म। देयरफॉर एंटिटी व्हिच हैज सेट ऑफ सच प्लान शुड नॉट कंसिडर। और अगर आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो तो फिर आपको नहीं बनाना। सर इन्वेस्टमेंट एंटिटी का मतलब क्या होता है, देखो इन्वेस्टमेंट एंटिटी का मतलब पता है क्या होता है, जो लोग, आप समझो ध्यान से, जो एंटिटीज समझो, जो फाइनेंशियल एंटिटीज है इनका काम ही क्या है, इन्वेस्टमेंट करना अलग अलग एंटिटीज में। तो वो हो सकता है बहुत पता है क्या, 70% भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहीं 80% भी इन्वेस्ट करते हैं, मान लो अच्छा लगा इन्वेस्ट कर दिए, बट उनका इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है ना, उनका इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो कभी भी स्ट्रेटेजिक ऐसा नहीं होता, उनका बस दो ही मकसद है यहाँ पर, आइदर उनको रिटर्न से मतलब है या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन से मतलब है। मतलब अगर दाम बढ़ गया शेयर का उससे कमा लेंगे, रिटर्न आएगा डिविडेंड के तौर पे उससे कमा लेंगे, बट इनका कंट्रोल करने का ऐसा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इन्वेस्टमेंट एंटिटी भाई इनका काम ही होता है इन्वेस्टमेंट करना, लोगों का पैसा कलेक्ट करके उनको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करना। बट ध्यान रहे आपको चेक करना पड़ेगा एक एंटिटी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है कि नहीं, है ना। एक एंटिटी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है कि नहीं, जैसे जैसे अगर देखो आप, इनका एक से ज़्यादा इन्वेस्टर होना चाहिए, एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनके पास होना चाहिए, इनका होल्डिंग बहुत ज़्यादा कंपनी में ऐसा दिख रहा है आपको, ये सब होगा तो हम लोग मानेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी ये एक है ना। और पढ़ते क्या लिखा है यहाँ पर, बोलते हैं कि एन एंटिटी इज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी इफ इट फुलफिल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। Obtain fund from one or more investor for providing those investor with investment management services. Invest funds solely for the returns from capital appreciation और investment income और both मतलब डिविडेंड वगैरह के लिए। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ये कैसे फेयरबल पे रिकॉर्ड करते हैं कि हमारा तो कॉस्ट पे तो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग ना इसको, तो क्योंकि हमारा काम ही क्या है, फिर बेच कर आएंगे इसको हम लोग, तो फेयरबल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, याद है यहाँ पर एफबीटीपी लगा रहेगा तो, है ना। तो समझो ऐसे ऐसे केस में हम लोग कैसे चेक करते हैं, हम लोग तो हम लोग बोलते हैं देखो क्या है यहाँ पर टेस्ट के लिए क्या देखना पड़ेगा, एक से ज़्यादा इन्वेस्टर इनके पास कि नहीं, एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनके पास है कि नहीं, इन्वेस्टर्स जो है रिलेटेड पार्टी ऑफ द एंटिटी यहाँ पर है क्या, मतलब
वो अगर रहा तो फिर अलग बात हो जाएगा, है ना। एंटिटीज हैज ओनरशिप इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ द इक्विटी और सिमिलर इंटरेस्ट। तो हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोग का बस ये चीज़ देखना है कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी अगर है तो हम लोग बोलेंगे कंसिडर नहीं करना। कैसे मानेंगे हम लोग, जो जो क्या करते हैं, बहुत लोगों से पैसा लेके, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह क्या करते हैं, बहुत लोगों से पैसा लेके लोग इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगह पे, तो इन लोग कंसिडर यहाँ पर नहीं करना है। अब एक चीज़ समझे ध्यान से, ठीक है। आपको दिखा होगा मैं जब यहाँ शुरू किया ना, यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा अब चाहता मैं तो और भी बहुत ज़्यादा अंदर जा सकता था, बट आपका सिलेबस में अगर बात को ना थ्योरी उतना ज़्यादा था नहीं, है ना। ये पावर ओवर इन्वेस्टी जो है ये आप में अगर देखो बुक में ढंग से दिया भी है, थ्योरी इतना ज़्यादा आप में यहाँ पर था नहीं, ठीक है। पावर ऑफ इन्वेस्ट समझाना पड़ा मुझे, क्यों, क्योंकि इतना डिटेल में क्यों जाना पड़ा मुझे, कि हम लोगों को यहाँ पर सम से बहुत सा रिलेटेड था, कंट्रोल से रिलेटेड बहुत सा चीज़ था, है ना। इसलिए हम लोग को ये पूरा पूरा पढ़ना पड़ा। बाकी चीज़ अगर देखो तो आपका यहाँ पर बस नॉलेज लेने से आपको यहाँ पर हुआ। एग्जाम में रेयर चांस होता है कि पूरा पूरा थ्योरी इन सबसे पूछा जाए, बट ये थ्योरी नहीं जानने से हम लोग का जब हम लोग करते हैं तो हम लोग का कुछ कुछ मतलब होता है ना, कुछ छूटा रह सकता है, ऐसा अधूरा ज्ञान रह सकता है, इसलिए मैंने पूरा आपको डिटेल में यहाँ पूरा समझाया, ठीक है। आपको बस एकदम से ध्यान रखना, ये वाला चीज ध्यान में रखो, इन्वेस्टमेंट एंटिटी को नहीं करना, ये ध्यान में रखो, और जो इंडेस 110 अप्लाई नहीं होगा, इंडेस 19 वाले पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट वगैरह इन सब पे, इस पे ध्यान में रखो। दैट्स इट। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है यहाँ पर इंडेस 110। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडेस यहाँ पर 28 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो बात करेगा आपका एसोसिएट्स एंड जेबी के बारे में। और इसके बाद जो बचा हुआ भी और भी हमारा इंडेस है, इंडेस 111, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा एमसीक्यूज है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। मतलब लास्ट क्लास जो हमारा होने वाला है वो मतलब जो नेक्स्ट क्लास हमारा होने वाला है वो हमारा लास्ट क्लास होगा बीसी एंड सीएफएस का, है ना। चलो फिर उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और आपको दिख रहा है कि आपका 40 मार्क्स का चैप्टर कवर हो जाएगा। बट अगर लिटरली बात करो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में उसी 40 मार्क्स में आता है, इसका मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसके बाद हमारे पूरा 40 मार्क्स हमारा कवर हो जाएगा, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सबने पूरा एंजॉय किया लेक्चर को, ठीक है, अच्छे से। और कोई भी डाउट अगर है ग्रुप में पूछो, मैं इमीडिएटली उसको मैं सॉल्व करूंगा, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।